नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। क्लोजिंग बज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमूमन हम क्लोजिंग बज करते हैं 3:45 के आसपास बाजार बंद होने के बाद, लेकिन आज जिस तरह से बाजार में कोहराम है, जिस तरह की बिकवाली देखने को मिल रही है, हमारे दर्शकों के सवाल ढेरों मात्रा में हमारे पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए और बाजार की जो गिरावट है उसमें आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इसी वजह से आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत जल्दी की है। 3 बजे से हमने कोशिश की है कि आपके साथ जुड़ जाएं और आपके सवाल जो भी हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं मार्केट्स के बारे में और बाजार में गिरावट क्यों हुई है, कितनी लंबी चलने वाली है, इन सब सवालों के जवाब देने की आपको हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम टू मंडे सर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो मार्केट में सबसे पहले आप यही देखिए कि बाजार में गिरावट किस तरह की हुई है, फिर आपको बताएंगे कि क्या वजह रही है आज बाजार में जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है, और फिर आगे बातचीत करेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे आपको फोकस करना चाहिए और आपके सवालों के जवाब भी आपको देंगे। सबसे पहले देखिए, बाजार में जो गिरावट हो रही है उसमें आप देखेंगे तो 5वां दिन लगातार है जब आज हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, और गिरावट भी कोई छोटी मोटी नहीं है। आज इंट्राडे में निफ्टी ने 23,000 का जो लेवल है उसको भी तोड़ दिया था। फिलहाल भी अगर आप देखेंगे मार्केट में जो लेवल है 23,082 का आपको देखने को मिल रहा है। तो भले ही लो लेवल से रिकवरी हुई है, लेकिन 300 पॉइंट अभी भी आपको निफ्टी नीचे नजर आएगा। करीब 1000 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है और 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में भी फिलहाल नजर आएगी। और इंट्राडे में हमने देखा ऑलमोस्ट 76,000 का जो लेवल है वो भी सेंसेक्स में बनता हुआ दिखा था। 76,030 ये आज का इंट्राडे लो है, और कल हमने 77,300 के ऊपर क्लोजिंग करी थी। यानी कि इंट्राडे में ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का जो गोता है वो सेंसेक्स ने भी लगाया है। मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई ज्यादा देखने को मिल रही है, उसकी वजह आपको बताएंगे। 3-3% से ज्यादा की गिरावट हमने देखा है कि आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में कल के मुकाबले देखने को मिली है। और ये जो 5 दिन में गिरावट हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो निवेशकों के 18 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं 5 दिन में। सेंसेक्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट की जो गिरावट है वो सेंसेक्स में देखने को मिल चुकी है। इनफैक्ट अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में जाके देखेंगे तो 78,583 की 4 फरवरी की क्लोजिंग है, यानी कि एक हफ्ता पहले पिछले मंगलवार को जब बाजार में तेजी आई थी, बढ़त आई थी, 0.25% से ज्यादा सेंसेक्स उछला था। उस दिन की क्लोजिंग आपको बता रहा हूँ 78,583 की। ऑलमोस्ट आप 78,600 का लेवल मान सकते हैं। और आज हमने 76,000 का ऑलमोस्ट जो लो है 76,030 का वो इंटरडे में टच किया है। तो उस लिहाज से 78,600 से 76,000, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2600 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने सेंसेक्स में पिछले 5 दिनों में बनती हुई दिखी है। तो इस गिरावट की जो तीव्रता है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 5 ही दिन में 2,500 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट हमने सेंसेक्स में बनती हुई दिखी, और 18 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हो चुके हैं। अब आपको सर एक बार पहले आप इसका बाजार की जो गिरावट है उसके ऊपर एक कमेंट कर दें, फिर मैं बात करूंगा कि रीजंस क्या पीछे, और फिर उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले जरा जो गिरावट हो रही है, इतनी तीव्रता जो है गिरावट की, जरा उस प्रदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यस। थोड़ा आई थिंक इंटरनेट इशू है, बट ठीक है। आई एम ऑडिबल सर? यस यस, मैं कह रहा था सर अगर एक बार आप बता पाएं कि ये जो तीव्रता है बाजार में, इतनी तेज गिरावट जो हो रही है, उसको अगर आप थोड़ा सा डिकोड कर पाए, फिर हम रीजंस की बात करेंगे कि क्यों गिर रहा है बाजार। ओके सर, मुझे लगता है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं 1-2 हफ्ते के लिए कभी भी बाउंस बैक आ जाने दीजिए, लेकिन मैं अभी भी मंथली, वीकली, लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं नेगेटिव हूँ। और डे 1 से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, वो है 21,400 तक आ सकता है मैक्सिमम। जो अपना पेन पॉइंट है मार्केट में, कुछ अनसर्टेन अगर होता है तो, क्योंकि चार्ट्स में हमने देखा कि वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे नेगेटिव है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, मार्केट में कोई भी न्यूज एक्साइटिंग मार्केट नहीं कर रहा है, मार्केट बाउंस बैक नहीं कर रहा है। चाहे वो बजट का टैक्स कट हो, नो रिएक्शन। आरबीआई रेट का कट हो, नो रिएक्शन। दिल्ली में जो हमने देखा बीजेपी का विन, फिर भी नो इलेक्शन। अगर आप देखेंगे लास्ट का भी डेटा कि राजस्थान में जब बीजेपी विन किया था उस टाइम पे भी मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप हुआ था। हरियाणा इलेक्शन में भी, महाराष्ट्र इलेक्शन में भी, लेकिन इस बार दिल्ली इलेक्शन में भी नहीं हुआ। चाहे वो सर बजट हो जाए, आरबीआई रेट कट, दिल्ली इलेक्शन, मार्केट अपना जो है नेगेटिव सेंटीमेंट ही दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि सर लास्ट जो 3 हफ्ते का एक सेंटीमेंट बना था मार्केट में, ऑलमोस्ट अपना 22,800 के आसपास। तो 22,800 के आसपास एक सपोर्ट है। आज भी शायद 23,000 के आसपास नीचे गया था एक बार,
ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता 23,000 पे भी सपोर्ट है। सो हमें लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, ज्यादा हड़बड़ी का कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आया है अभी, और मुझे लगता है अभी भी पॉसिबिलिटीज बहुत है नीचे आने का। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 22,800 एक अहम सपोर्ट लेवल है। यस। तो अगर वो टूट गया तो फिर 21,400 ही है अगला पॉइंट। सर 21,400 मेरा एकदम लास्ट टारगेट है, और इन्वेस्टर्स को ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए। तो जो डेली डेली अपना बाइंग कर रहे हो, तो उनको ये अगर ध्यान पे रहता है कि नहीं 21,400 तक आ सकता है, तो उसके हिसाब से हमें बाइंग करना चाहिए। फिलहाल अभी तो लेवल टू लेवल चलेंगे, लेकिन 22,800 इमीडिएटली सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद पॉसिबिलिटीज है कि 21,400 500 तक आए। ये वही लेवल है ना जो इलेक्शन के बाद के हमने लोज बनते हुए देखे थे। यस यस, वही सर, सेम डे का लो है वो। ओके, ठीक है। तो अगर 22,800 टूट जाता है जो कि एक अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए, तो 21,400 तक की जो गिरावट है वो लेवल्स भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस चीज की तैयारी रखिए कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निफ्टी में 22,800 अगर टूट जाता है तो फिर 21,400 की भी तैयारी शुरू कर लीजिए आप। लॉन्गर टर्म के चार्ट्स वैसे भी वीक हैं, डेली चार्ट पे जरूर थोड़ा सा एक बाउंस बैक मार्केट में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। क्यों इतनी ज्यादा गिरावट हो रही है, क्यों इतना ज्यादा प्रेशर मार्केट में देखने को मिला, चलिए इसकी वजह आपको बताते हैं। 5 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं कि आखिर बाजार में हो क्या रहा है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी चिंता या सबसे बड़ा पेन पॉइंट अगर मार्केट का है तो वो है टैरिफ्स, जो कि ट्रम्प साहब के आने के बाद से लगने शुरू हुए हैं। देखिए उनकी ओर से अनाउंसमेंट हुआ था फ्राइडे को कि सोमवार को वो टैरिफ लगा देंगे स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 25% के। बाजार ने एक बार रिएक्शन दिया, शुक्रवार को यूएस के मार्केट्स भी गिरकर बंद हुए थे, हमारे मार्केट्स ने भी रिएक्शन दिया कल। लेकिन जब कल यूएस के मार्केट्स मजबूती के साथ बंद हुए तो ऐसी उम्मीद थी कि शायद हम भी इस टेंशन से उबर जाएंगे, हम भी इससे निकल जाएंगे। लेकिन बाजार तो कुछ और ही मान के चल रहा है। बाजार क्या मान के चल रहा है कि ट्रम्प साहब ने जो बोला था कि हम अपने पार्टनर देशों पर आज यानी कि मंगलवार के दिन टैरिफ्स लगाने की घोषणा कर सकते हैं। तो स्टील और एल्यूमिनियम जो इंपोर्ट होता है यूएस में, उसके ऊपर तो 25% एक ब्लैंकेट टैरिफ लगी गया। अब देशों के ऊपर, पार्टनर देशों के ऊपर भी टैरिफ लगाए जा सकते हैं, और उसमें निशाने पे इस बार है भारत का नाम, जो कि हम सुन सकते हैं आज से 2 दिन बाद जब मोदी साहब ट्रम्प साहब से मुलाकात करेंगे। तो कल और परसों वो उनसे मिलने वाले हैं, और उस बैठक में क्या होता है, क्या निकल के सामने आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशल टाइम पे ये बैठक रखी गई है। और एक बहुत बड़ा नेगोशिएटिंग टूल, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे, उसके तौर पर ट्रम्प साहब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका की तरक्की हो, अमेरिका को फायदा हो, हमारे देश की फायदा देखना वो चाहते हैं, यानी कि अमेरिका का वो फायदा देखना चाहते हैं। और उसी वजह से वो टैरिफ लगा रहे हैं ताकि अपनी बातें मनवा सकें, बिजनेस टर्म्स में जो डील्स हो रही हैं दूसरे देशों के साथ उसको अपनी तरफ बेंड करवा सकें, जैसा कि हमने मैक्सिको और कनाडा के देखा भी है। तो यही चीज है जो कि वो बाकी देशों के साथ भी करना चाहते हैं, और इस बार माना जा रहा है कि शायद भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यही एक दिक्कत है, यही एक पेन पॉइंट है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में काफी ज्यादा गिरावट हो रही है और लोअर लेवल से भी कोई रिकवरी नहीं देखने को मिली। वैल्यूएशन के नजरिए से देखें, जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं जो कि अभी भी जारी हैं, 14-15 तारीख तक जारी रहेंगे, वो भी कमजोर आते हुए दिखें। खास तौर पे आप देखें 3 सेक्टर्स हैं जो कि ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एक तो है ऑटो, दूसरा एफएमसीजी और तीसरा बिल्डिंग मटेरियल। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमने देखा है कि जो वैल्यूएशन के हिसाब से जो नंबर्स आ रहे हैं वो उतने अप टू मार्क नहीं आते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमजोर होता हुआ दिखा है। डॉलर के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कल इंट्राडे में हमने देखा था 87.94 का इंट्राडे लो कल हमने रुपए में बनता हुआ देखा था। आज जरूर आप कहेंगे कि आज तो रुपया कमजोर नहीं, आज तो 87 का लेवल नीचे की ओर ब्रीच हो गया, मजबूत है रुपया। क्यों है? वो एक कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट क्या है? $4 बिलियन। जी हाँ, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा है कि कल आरबीआई ने रुपए को सहारा देने के लिए $4 बिलियन का खर्च किया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज रुपए को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। तो अगर ऐसा ही करना है तो फिर फायदा क्या है उसका? फिर आपके फॉरेक्स रिजर्व जो है उसके ऊपर गाज गिरती हुई दिखेगी। वो आपकी देश की जो बैलेंस शीट है, जो देश की आर्थिक स्थिति है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं फिर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। और यही कारण है कि आप देखिए एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का बोनांजा आया, रेपो रेट कट भी हो गया 5 साल के बाद जो नए आरबीआई गवर्नर आए उनकी ओर से, लेकिन उसके बावजूद एफआईएस की जो बेरुखी है, एफआईएस की जो बिकवाली है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आप क्वांटम इस तरह से समझिए कि अक्टूबर से उनकी ओर से बिकवाली शुरू हुई थी, 1 अक्टूबर से, और अक्टूबर से लेके अब तक जो 10 फरवरी के आंकड़े हमारे पास हैं, फरवरी महीने में ही वैसे तो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं, लेकिन
आप ओवरऑल नंबर देखेंगे तो 2.25 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस की ओर से ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, कोई कह रहा है कि रुपया कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि एफआईएस की बिकवाली हो रही है, कोई कह रहा है कि एफआईएस इसलिए बिकवाली कर रहे हैं क्योंकि आपका रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो ये अंडा और मुर्गी वाला केस हो गया, लेकिन हाँ, दोनों ही हमारे लिए पेन पॉइंट्स है। रुपया कमजोर हो रहा है, हमारा इंपोर्ट हमें महंगा पड़ता है, और एफआईएस का पलायन हो रहा है, वो भी हमारे लिए दिक्कत की बात है। और उसके साथ साथ भारतीय बाजारों की जो वैल्यूएशन है वो है महंगे, खास तौर पे मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि तादाद में ज्यादा होते हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में, जहां पे रिटेल का छोटे निवेशकों का पैसा ज्यादा लगा होता है। तो हाल में जो गिरावट हुई है, जो हमने हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी है बाजार में, उसके बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप के जो 10 साल का औसत वैल्यूएशन हम पकड़ के चलते हैं, जो पी वैल्यूएशन हम देखते हैं, उसके मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप का जो पी वैल्यूएशन है अभी भी आपको औसत के मुकाबले ज्यादा नजर आएंगे। तो ये कुछ 4-5 मेजर पॉइंट्स हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सर 4-5 पॉइंट्स हैं ये, प्रदीप सर, एक एक करके अगर आप टच कर सके। पहले टैरिफ की बात कर लेते हैं। 25% के टैरिफ लग गए स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर। अब पार्टनर देशों के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बातचीत की जा रही है। कितनी बड़ी दिक्कत है सर ये मार्केट्स के लिए? सर ये तो एक दिक्कत है, इसीलिए ज्यादा आप सेलिंग प्रेशर अभी आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप ग्लोबल कैपेसिटी देखेंगे चाइना एंड साउथ कोरिया का, तो हमारे जो मार्केट है, हमारे मार्केट से भी ज्यादा जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए इनडायरेक्टली ज्यादा जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है अभी। सो मुझे लगता है ये जो अपकमिंग मीट होगा मोदी जी के साथ ट्रम्प जी का, तो हो सकता है वहां पे कुछ नेगोशिएशन हो जाए। सो ये तो सर एक बार वेट करने का रहेगा कि एक बार देखते हैं कि क्या होता है। डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और रही बात सर एफआईआई का, तो मुझे लगता है कि लगातार सेलिंग हो रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड का इनफ्लो कैश देखेंगे एवरी मंथ ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर हम मंथली बेसिस पे बात करें, अगर 2 से 3 लाख करोड़ का सेलिंग आ जाए और उसमें लगातार डेली 3 से 4 करोड़ का सेलिंग आ रहा है एफआईआई से, तो मुझे लगता है एफआईआई कहीं पे डिसअपॉइंटेड है। मतलब गवर्नमेंट, ये तो मैं सर इसमें कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए इसमें, पर्टिकुलरली कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि टैक्स में भी और ऑल काइंड ऑफ थिंग्स उसमें भी हमने देखा कि उनका डिसअपॉइंटेड दिन के दिन बढ़ते चले जा रहा है। सो ये तो एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में टेंशन वाला सिचुएशन तो डेफिनेटली है सर। चलिए ठीक है, ये तो बात है ही है। इसके अलावा सर वैल्यूएशन के नजरिए से देखा जाए, जिस तरह के वैल्यूएशन है बाजार के, उस हिसाब से देखा जाए तो तीसरी तिमाही के जो नतीजे हैं वो माना जा रहा है कि कमजोर है। खासतौर पे ऑटो, एफएमसीजी, बिल्डिंग मटेरियल जैसे जो सेगमेंट्स हैं, उनके जो नंबर्स आए हैं वो अभी तक काफी ज्यादा निराशाजनक रहे हैं। आपने नंबर्स को कैसे रीड किया सर? खासतौर पे अगर हम ओवरऑल देखें या फिर निफ्टी कंपनियों के भी देखें, तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, जो नंबर्स आए हैं अभी तक, उसमें 80% कंपनियों में ज्यादातर हमने ईपीएस डाउनग्रेड ही देखे हैं, ईपीएस अपग्रेड के बजाय। सर मुझे जो लगता है कि एक्चुअली टेम्पोररी वैल्यूएशन बहुत हाई था। सो मार्केट करेक्शन तो ये होने ही वाला था, तो इसलिए थोड़ा अभी नीचे आ रहा है। और रही बात सर रिजल्ट्स का एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स के, तो मुझे लगता है इंडिया जो अभी कंजम्पशन जो थीम अभी इंडिया पे से चल रहा है, सो ये हो सकता है सर स्लो डाउन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अपना एक्सपेंडिचर करना बंद कर देंगे, कंजम्पशन में एकदम खत्म हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। जो मार्केट का ओवर वैल्यूएशन था उसका एक साइड इफेक्ट अभी मार्केट में आ रहा है, और मुझे लगता है कि टेम्पोररी एक सीटबैक है, लेकिन ये तो परमानेंट सीटबैक नहीं है। तो इसमें भी हमें एक बार वेट करना है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत पेन अभी हो रहा है। सर डॉलर के मुकाबले रुपया जो कमजोर हो रहा है, वो हमारे लिए जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं ये उसके भी लिहाज से ये भी सर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट जैसे कि कल हमने देखा है कि कल का क्लोजिंग अच्छा था, लेकिन लास्ट 3 हफ्ते से नॉन स्टॉप जो रुपया इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक कमजोर हो रहा है। ये एक बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट था, लेकिन लास्ट एक दिन का जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स एंड मार्केट है इसको हायर टाइम फ्रेम में ही देख रहा है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं देख रहा है। सर इनफैक्ट एक रॉयटर्स की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि कल आरबीआई की ओर से $4 बिलियन की बिकवाली की गई है आरबीआई की ओर से, तब जाकर रुपया थोड़ा सा थमता हुआ दिखा, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज 87 के नीचे आता हुआ दिखा। कल 87-94 तक भी ये लुढ़कता हुआ दिखा था। तो ये जो आरबीआई का एक्शन हो रहा है सर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ऐसी पॉलिसी में हमने अनाउंसमेंट देखे उसके हिसाब से देखे तो?
सर मुझे लगता है इसमें थोड़ा ना, अगर हम डोमेस्टिक बात करें कि अगर आप जो डीआईएस है एंड एफआईएस, इनका जो लड़ाई अभी चल रहा है, मुझे लगता है लॉन्ग थोड़ा टाइम रहेगा। और आरबीआई का जब बात बोलेंगे सर, जैसे कि हमने देखा कि रेट कट तो हो गया, लेकिन बहुत सारा डोमेस्टिक जो बैंक है अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, क्योंकि जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट में मुझे लगता है थोड़ा बहुत उन लोगों का इफेक्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि ऐसा भी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि नेक्स्ट क्वार्टर से वो लागू हो जाए एक बात, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखने का ही बात मैं बोलूंगा। सर, ये जो एफआईएस की बिकवाली की आप बात कर रहे हैं, हमने देखा बजट में जो ऐलान हुए 1 लाख करोड़ रुपए का बोनांजा आया, 12 लाख रुपए तक टैक्सेबल इनकम फ्री कर दी गई। इसके अलावा रेपो रेट कट भी हो गया, 5 साल से हम इंतजार कर रहे थे, पहली बार हुआ ये रेपो रेट कट भी हो गया आरबीआई गवर्नर की ओर से। उसके बावजूद भी एफआईएस क्या चाहते हैं सर, ऐसा क्या देखना चाहते हैं या ऐसा क्या सुनना चाहते हैं वो सरकार की ओर से, या कौन से ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि वो रुकते हुए दिखेंगे? क्योंकि 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है अक्टूबर से। मुझे सर आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, बहुत टाइम से। सर, एफआईएस की मैं बात कर रहा था, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, अभी आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? यस यस यस, बहुत कट कट के आ रहा है सर। हाँ यस। हाँ, तो मैं कह रहा था सर, एफआईएस को क्या सुनने का वेट कर रहे हैं, कौन सा ऐसा डिसीजन है जो उनकी बेरुखी खत्म करेगा या उनको भारत में वापस लाएगा? क्योंकि बजट में जिस तरह के ऐलान हुए हैं खपत को बढ़ाने वाले, 1 लाख करोड़ रुपए का बोनांजा दिया गया, रेपो रेट कट भी हो गया, 5 साल से हम इंतजार कर रहे थे, और क्या चाहते हैं एफआईएस? 2.25 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली तो ऑलरेडी कर चुके हैं वो। मुझे लगता है कि सर यहाँ पे डायरेक्टली टैक्सेशन को लेके बहुत मसाला है। मुझे लगता है टैक्सेशन में अगर कहीं छूट मिले एफआईआई को, तो वहां पे जाके कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है। अभी सर इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट मैटर्स है। तो मुझे लगता है टैक्सेशन ही एक ऐसा चीज है, अगर उसमें कुछ रिलीफ मिले एफआईआई को एंड इसमें, तो कुछ जाके पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। लेकिन ये जो सेंटिमेंट बना है ये सर बहुत ही नेगेटिव बना है। और मुझे लगता है सर इमीडिएटली लेवल पे तो ये गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए जो कि एफआईएस के लिए पॉजिटिव हो। वैसे आपके हिसाब से ऐसा क्या हो सकता है जिससे एफआईएस खुश होंगे? टैक्स रिलीफ सर, मेरे हिसाब से एक ही टैक्स रिलीफ कर दो आप। हम्म क्या एसटीसीजी की बात कर रहे हैं आप? सर एसटीसी भी हमने देखा कि मेरी ऑलमोस्ट आवाज सुन पा रहे हैं सर ऑलमोस्ट आप? इंडिया में अभी सर 20% के आसपास, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखेंगे कि आपको देना पड़ रहा है, सो इसको अगर घटा के 15% किया जाए, अगर 4-5% घटा के किया जाए, तो एफआईआई भी एंड डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है उनको बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हर जगह रिसेंटली फ्यूचर ऑप्शन में भी आपने देखा कि किसके रिस्ट्रिक्शंस आया है फ्यूचर ऑप्शन में, एंड वहां पे भी आपने देखा कि जो 1% के सरचार्ज लगाया है ये भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल टैक्सेशन ही एक ऐसा चीज हो सकता है, अगर थोड़ा कम हो जाए तो मुझे लगता है कि एक बार उनको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए ठीक है, टैक्सेशन कम किया जाना चाहिए ताकि एफआईएस को और जहाँ पे प्रोत्साहन मिले भारतीय बाजारों में पैसा लगाने के लिए। टैक्सेशन काफी ज्यादा है जिसको जरूर में ध्यान में रखना चाहिए। आखिरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सर, ये जो बाजार में हाल में गिरावट हुई है उसके बावजूद हमने देखा है सर, जो मिड कैप स्मॉल कैप है उनके जो वैल्यूएशंस है, अगर आप इनके 10 ईयर मीडियन से देखें या फिर 10 साल का जो औसत पी है उसके मुकाबले देखें, तो अभी भी बाजार के जो वैल्यूएशंस है, खासतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैल्यूएशंस अभी भी काफी हाई हैं। आपको क्या लगता है सर, ये जो गिरावट है मिड कैप स्मॉल कैप की, ये जो पेन शुरू हुआ है, कितना लंबा चल सकता है और कितनी गिरावट बची हुई है जब जाकर वैल्यूएशन ठीक ठाक हो जाएंगे? सर मुझे, अगर आप देखेंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी मिड कैप, एंड अगर आप देखेंगे बीएससी स्मॉल कैप, ऑलमोस्ट हमने देखा कि लास्ट एक दिन में ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट के आसपास, 2500 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुका है अभी लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में। सो अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप का ही बात करूंगा, आज ऑलमोस्ट 4.25% के आसपास स्मॉल कैप 50 इंडेक्स नीचे है। सो ऑलमोस्ट अभी 300 पॉइंट के आसपास नीचे है। तो मुझे लगता है यहाँ पर सर जो ओवर वैल्यूएशन था, ओवर वैल्यूएशन के चलते अभी मार्केट में करेक्शन हो रहा है। बेसिकली आई बिलीव की टू टाइप्स ऑफ करेक्शन इन दी मार्केट, एक है टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन। जो अभी हो रहा है ये सर अपना प्राइस करेक्शन चल रहा है, और मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से भी ऑलमोस्ट 400 to 500 पॉइंट जो निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स है नीचे आ सकता है। और अगर मिड कैप इंडेक्स का मैं बात बोलूं सर, आज ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास नीचे है। यहाँ पर भी सर मेरे को लगता है और 800 से 1000 पॉइंट मैक्सिमम नीचे डाउन साइड अभी भी ओपन है। सो इन्वेस्टर्स को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन बनाना चाहिए। सर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आज, दरअसल दो बड़े ब्रोकर्स हैं, एक है मॉर्गन स्टैनली और दूसरा है नमूरा, जिनके इकोनॉमिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं
कि ट्रंप के निशाने पे अगर कोई दो देश सबसे ज्यादा हैं तो एक है भारत और दूसरा है थाईलैंड, एशिया में खासतौर पे। ये ऐसे देश हैं जो कि यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर जितना टैरिफ लगाते हैं और यूएस हमारे या थाईलैंड के प्रोडक्ट्स पर जितना टैरिफ लगाता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर वो बराबर हो गया, अगर रेसिप्रोकल टैक्स या टैरिफ लगाए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर, जिसमें इंडिया और थाईलैंड का नाम प्रमुख सामने आ रहे हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसा मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा की जो रिपोर्ट है उसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपना आंकलन किया है वो बता रहे हैं कि हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत की बात ये हो सकती है। तो अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई डील नहीं होती है, मोदी साहब गए हैं, वैसे तो बताते हैं कि ट्रंप साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे पहले भी जो उनका टर्म था काफी अच्छे रिश्ते उनके साथ रहे, बातचीत होती थी, लेकिन इस बार वो ज्यादा पावर के साथ आए हैं, ज्यादा बहुमत लेकर आए हैं सर। तो फिर अगर मान लीजिए वो नहीं झुकते हैं या फिर बोलते हैं कि आपके ऊपर टैरिफ लगने लाजमी है, तो उस स्थिति में हमारे लिए कितनी दिक्कत की बात हो सकती है, हमारे मार्केट्स फिर उस केस में कितना करेक्ट हो सकते हैं और कौन से सेक्टर हैं जिन पर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? मुझे लगता है कि सर जो मेटल पे अभी चल रहा है इसमें और ज्यादा करेक्शंस आ सकता है। और ओवरऑल अगर मैं मार्केट का बात बोलूंगा कि सर यहाँ से फ्रेश मुझे लगता है कि अभी भी डाउनसाइड दिख रहा है, क्योंकि लास्ट अगर आप देखेंगे कि 7 से 8 महीना नेक्स्ट अपकमिंग फ्यूचर होने वाला है, ये सर नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज है मार्केट में अनसर्टेन जिसका क्लैरिटी अभी भी नहीं है। ये तो सर एक एक टाइम ऐसा बात हो गया। मैं आपको थोड़ा इसको ना ज्यादा थोड़ा और 1 मिनट लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। प्लीज आप सर, देखिए जो प्लीज। मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, मार्केट कोई भी पॉजिटिव न्यूज पे मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर मार्केट को अगर एक भी अगर ऐसा मुद्दा मिल गया जो कि नेगेटिव है तो उसमें भी मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट स्लोली स्लोली नीचे आना चाहता है। मार्केट सडनली बजट किया, आपने अच्छा रेट कट किया 12 लाख के आसपास, उसमें भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट कट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी विन हो गया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट यही बोलना चाहता है कि मैं नीचे आऊंगा लेकिन स्लोली। तो मुझे नहीं लगता अगर ऐसा भी कुछ मान लो मोदी साहब गए वहां पे तो कुछ अच्छा डील नहीं हो पाया, कुछ उनको कन्विंस नहीं कर पाए, फिर भी मार्केट के लिए नेक्स्ट 6 से 8 महीना एक नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि हमने सर चार्ट में देखा है जब जब मार्केट अपना मंथली चार्ट में नेगेटिव होता है तो एटलीस्ट 6 से 8 महीना मार्केट परफॉर्म ही नहीं करता। तो मेरे हिसाब से सर नेक्स्ट 6 से 8 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स को लेवल टू लेवल चलना है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाजार के लिए अगले 6 से 8 महीने बहुत ही ज्यादा क्रूशल हैं। सर 6 से 8 महीने मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मार्केट कह रहा है कि मैं नीचे आऊंगा लेकिन धीरे धीरे आऊंगा, तो क्या आप करेक्शन को रेफर कर रहे हैं प्राइस करेक्शन से ज्यादा? सर मुझे टाइम करेक्शन भी चाहिए, मुझे प्राइस करेक्शन भी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे कि आज का ही मैं बात बोलूं, लास्ट 2-3 दिन का जो सेलिंग है, आज का सेलिंग है, लास्ट 1 महीने का सेलिंग है, मुझे लगता है जो सेलिंग होना था वो हो गया है 22,800 पे। और अपना बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 47,900 के आसपास से क्लोज जो लगाया था, मुझे लगता है कि एक बॉटम नियर टर्म में एक बॉटम हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे फिर भी कल एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाएगा, 200 पॉइंट 100 पॉइंट, फिर से एक दिन 50 पॉइंट ऊपर रहेगा। तो इन्वेस्टर को ये लगना नहीं चाहिए कि मार्केट ठीक हो गया है। मार्केट ठीक लॉन्ग टर्म में नहीं हुआ है अभी। मैं तभी पॉजिटिव हो पाऊंगा एटलीस्ट अपना वीकली ट्रेंड एंड मंथली ट्रेंड मार्केट का ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन वाला सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि लगातार मार्केट से रिटर्न आ रहा था, इन्वेस्टर्स अपना बहुत हाइप क्रिएट कर रहे थे। तो इसलिए मेरे को लगता है थोड़ा टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन दोनों चाहिए। प्राइस करेक्शन तो चल रहा है लेकिन टाइम करेक्शन अभी नहीं हुआ। तो हम इसके बाद आज से 15-20 दिन बाद, 1 महीना बाद और एक दौर देखने वाले हैं जहां पे हम देखेंगे कि 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर और सेकेंड डे 100 पॉइंट निफ्टी नीचे, ऐसा सिचुएशन होने वाला है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाजार में अभी भी अगर छोटे मोटे बाउंस आएंगे तो हर बाउंस के ऊपर बाजार में एक गिरावट ही देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए बाजार के लिए स्थिति लॉन्ग टर्म के चार्ट्स के लिए अच्छी नहीं नजर आ रही, और जब जब मंथली चार्ट पर बाजार खराब होता है तो 6 से 8 महीने कम से कम लगते हैं बाजार को सही होने में या फिर वापस पटरी पर लौटने के लिए। ये एक बड़ी बात है जो कि अभी तक सारे डिस्कशन में निकल के सामने है। और दूसरी बात यह है कि अगर एफआईज को रोकना है या फिर एफआईज की बिकवाली को थामना है या उनको वापस बाजार में निवेश करने के लिए लाना है, तो एक टैक्स कट होना बहुत जरूरी है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको बाजार को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, माफ कीजिए सरकार को। और अगर वो नहीं होता है तो एफआईज की ओर से जो बिकवाली है वो अभी भी हावी रह सकती है। सर एक इसमें पॉइंट और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर मैं शेयरों की बात करूंगा। वो ये है कि यूएस में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है
वो 4.5% के आसपास है। तो अगर मुझे घर बैठे या फिर यूएस जैसे देश में जहां पे बहुत ज्यादा लोगों को भरोसा है, कोई भी दिक्कत होती है तो सेवन के तौर पर डॉलर में जाकर बाइंग होती है या फिर गोल्ड में बाइंग होती है, तो फिर मैं ऐसे देश में जाके निवेश करूंगा और मुझे अगर वहां पे 3.5% का रिटर्न मिलेगा, जब मैं भारत में आता हूं मुझे 5-7% के आसपास का अगर रिटर्न मिलना है, तो 4.5% वाला यूएस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिस तरह के फैसले ट्रम्प साहब ले रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन हाई रहा, यूएस में रेट कट नहीं हुए, तो ये 4.5% अगर बना रहा तो हमारे लिए तो लंबी दिक्कत होने वाली है। पति सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन इस बीच हम बातचीत कर रहे थे कि बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। आज भारी गिरावट देखने को मिली और इनफैक्ट बाजार बंद हुए हैं और बंद जो हुए हैं अच्छी खासी गिरावट के साथ देखने को मिला हमने जो क्लोजिंग है आज। देखिए, पिछला मंगलवार आपको याद होगा जब निफ्टी में 378 पॉइंट की बढ़त के साथ 0.25% के आसपास की तेजी के साथ हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो उसके बिल्कुल विपरीत हम मान के चल रहे थे सुबह जब हम ओपनिंग बस कर रहे थे कि शायद पिछले मंगलवार जैसा ही रुझान आज भी मार्केट में देखने को मिलेगा। शायद ये मंगलवार मंगलमय हो जाए, टैरिफ की जो टेंशन है वो हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखा है। आपको बता देते हैं कि बाजार कितनी गिरावट के साथ बंद हुई। देखिए, 23,070 का लेवल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जहां पर हमने निफ्टी में आज क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी में क्लोजिंग हुई। 1000 अंकों की गिरावट आप देखेंगे आपको सेंसेक्स में नजर आएगी। 77,300 का जो लेवल है, क्योंकि कल हमने 77,300 के ऊपर की क्लोजिंग देखी थी सेंसेक्स में, और आज हम 76,300 के नीचे, यानी कि 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट लेकर सेंसेक्स में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। निफ्टी बैंक की जहां तक बात है तो 577 अंक 49,403 यानी कि 49,500 के भी नीचे जाकर हम देख रहे हैं कि आज मार्केट में जो क्लोजिंग है वो निफ्टी बैंक पर देखने को मिली है। हालांकि हम मान के चल रहे थे कि ज्यादातर एनालिस्ट भी जैसे कह रहे थे कि निफ्टी बैंक जो है वो एक मजबूत कड़ी है, वहां पे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन गिरावट हुई है वहां पे भी। भले ही उतना नहीं गिरा है जितना हमने सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट बनती हुई देखी है, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक में भी 49,500 के नीचे की कल की जो लो है उससे भी कहीं ज्यादा नीचे जाकर हमने जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। निफ्टी के अगर आप चढ़ने वाले शेयरों की बात करेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेस आज का स्टार परफॉर्मर था, 1.5% की मजबूती। दिन के दौरान तो ये शेयर 4% भी उछल गया था। यूएस से जो अच्छी खबरें आ रही हैं, जो बैन लगाया गया है इनकी ब्राइबरी के ऊपर, जो मामला चला था ट्रम्प साहब की ओर से, उसी का इम्पैक्ट हमने देखा है कि आज जितने भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनमें पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखा। इनफैक्ट अदानी ग्रुप की अगर आप बात करेंगे, एक समय तो ये 11 में से 10 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर दो ऐसे स्टॉक हैं जो कि आज की भारी गिरावट के बावजूद हरे निशान के साथ बंद हुए। अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर है, अदानी पावर में भी ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की मजबूती के साथ हुई, और अदानी एंटरप्राइजेस आप देखिए आज के टॉप निफ्टी गेनर में शामिल है। 1.5% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिली। एकमात्र ऐसा स्टॉक है जिसमें 1% से ज्यादा की मजबूती आज निफ्टी में देखने को मिली। ग्रासिम नंबर्स में घाटा आया मुनाफे के सामने, उसके बावजूद 0.1% ऊपर। ट्रेंट में आधे % की मजबूती। भारतीय एयरटेल और ब्रिटानिया में भी हल्की मजबूती के साथ आज क्लोजिंग बनती हुई दिखी। कमजोरी कहां देखने को मिली, प्रेशर कहां पे था? आयशर मोटर्स आज का एक्सीडेंट था। नंबर्स आए, नंबर्स कमजोर थे अनुमान से, और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ उसका इंपैक्ट देखिए। 7% की गिरावट लेकर स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। अपोलो हॉस्पिटल नंबर स्ट्रॉन्ग थे, उसके बावजूद 6.5% की पिटाई इसमें देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस 4.5% नीचे था, 3% से ज्यादा की कमजोरी कोल इंडिया और बीईएल में भी देखने को मिली। आज के सेशन में 265 रुपए के नीचे बीईएल में भी आज हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। केवल 326 शेयर ऐसे हैं एनएसई के जो कि आज हरे निशान के साथ बंद हुए। 2500 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि एनएसई पर आज लाल निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1:8 का एक शेयर चढ़ने वाला, उसके सामने 8 शेयर ऐसे हैं जिनमें आज हमने गिरावट बनती हुई देखी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मंदड़ियों की चपेट में बाजार आता हुआ नजर आ रहा है, और भारी गिरावट के साथ आज बाजार में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। करीब 700 से के आसपास लोग हैं जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर, ये जो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके मन में सवाल दो ही हैं। पहला, बाजार क्यों गिर रहा है इतना, कब तक ये गिरावट जारी रहेगी, और दूसरा जो इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक रखे हुए हैं उनका क्या किया जाए। तो पहले जरा बाजार को एक बार समझ लेते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा था, फिर हम दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ेंगे। सर, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि मार्केट में ये जो गिरावट हो रही है, ट्रम्प साहब की ओर से जो एक्शन लिया जा रहा है,
ये गिरावट और कितनी लंबी चलती हुई नजर आ सकती है सर? इसका तोड़ क्या है हमारे लिए? अगर मान लीजिए टैरिफ्स जो हैं लग जाते हैं हमारे ऊपर भी जैसा एंटिसिपेटेड है। मैं आपको दो रिपोर्ट्स रेफर कर रहा था एक्चुअली, मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा की। उनकी जो रिपोर्ट्स आई है सर, वो ये कह रहे हैं कि दो ऐसे देश हैं, भारत और थाईलैंड, जिनके ऊपर ज्यादा गाज गिर सकती है अगर ये टैरिफ का सिलसिला जारी रहता है। क्योंकि जितने टैरिफ्स हम और थाईलैंड यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं, उतने टैरिफ्स यूएस हमारे और थाईलैंड के प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाता है। अगर ऐसा हो गया, टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन आ गई, यानी कि बराबरी होगी, रेसिप्रोकल टैरिफ्स आ गए, तो सोचिए हमारा क्या होने वाला है। इसी चीज का डर है जो कि इन दोनों रिपोर्ट्स में नमूरा और मॉर्गन स्टैनली के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने मेंशन की है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर, ये जो दोनों रिपोर्ट्स आई हैं जो कि एक ही और इशारा कर रही हैं, आई फॉर आई टैरिफ थ्रेट की एक बात की गई है, यानी कि टिट फॉर टैट, जितना आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं हम भी आपके ऊपर उतना ही लगाएंगे। बजट में कुछ जो बड़ी बाइक्स होती हैं उसके ऊपर ड्यूटी कम की गई थी, टैरिफ कम किए गए थे, एड्रेस करने की कोशिश की गई है। भारत भी जानता है कि हम टैरिफ बहुत लगाते हैं, लेकिन क्या और भी कुछ करना पड़ सकता है हमें? या तो हम घटाएं या फिर यूएस बढ़ाए। मुझे लगता है कि हम एक ऐसा अभी दुनिया में आ गए कि जहाँ पे एक टैरिफ टैरिफ अभी वार शुरू हो गया है। सो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो सर ये तो ग्लोबली एक सिनेरियो खराब हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि ज्यादा इंडिया को डोमेस्टिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक डोमेस्टिक ग्रोथ ही एक ऐसा चीज है जहाँ से लिक्विडिटी एंड सब कुछ सही हो सकता है। सो अगर हम फोकस करेंगे कि अगर कुछ सॉल्यूशन होता है इन फ्यूचर उसके ऊपर, तो दैट इज द ओके थिंग। अगर नहीं होता है तो डोमेस्टिक ग्रोथ ही सर एक ऐसा चीज है। एंड टैक्स कार्ड जो मैंने आपको बोला कि एफआईएस के लिए कुछ गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा अनाउंसमेंट करेंगे, अगर वो कौन सा अनाउंसमेंट होगा वो तो सर डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि टैरिफ वाला जो इशू है ये थोड़ा लंबा चल सकता है। अभी ये डिपेंड करेगा, इसका फुल क्लैरिफिकेशन आएगा आफ्टर 15 फरवरी, उसके बाद ही इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे तो बेनिफिट होगा। सेकंड थिंग मुझे लगता है कि टैक्सेशन में अगर रिलीफ मिलेगा एफआईआई को तो इसमें थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और थर्ड बात सर जो मेरा कहना है वो है डोमेस्टिक ग्रोथ। अगर डोमेस्टिक ग्रोथ में हम फोकस करेंगे, चाहे वो कंजम्पशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो भी अभी आ रहा है, इसमें अगर ज्यादा हम फोकस करेंगे तो ग्लोबल टेंशन रहेंगे। ये पहले भी था, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, 4 साल पहले भी था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी जब भी आता है उनके सामने टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करते, उनके सामने मेंटल चीजें एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग अपना इशू हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि मार्केट चलता है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक ग्रोथ में ज्यादा फोकस किया जाए, एंड उसमें कौन सा सेक्टर, कौन सा कंपनी अभी चल सकता है, कौन सा कंपनी अभी अच्छा वैल्यूएशन पे आ रहा है, तो इसके ऊपर अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। चलिए ठीक है सर, फेयर इनफ जो आप बात कर रहे हैं, वेल टेकन पॉइंट जो आपने मेंशन किया। लेकिन आप कुछ स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं सर। स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो पहले आयशर की ही बात कर लेते हैं, जिसके नंबर्स हमने कल आते हुए दिखे, और नंबर्स आने के बाद हमने देखा सर स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह के मुनाफे का अनुमान बाजार लगा के चल रहा था उतनी ग्रोथ इसमें नहीं देखने को मिली। चाहे आप मुनाफे की बात करें, चाहे रेवेन्यू की बात करें, 5042 करोड़ का अनुमान था, 4973 करोड़ आया, और अबिड्डा भी 1290 करोड़ रहने का अनुमान था, 1200 करोड़ पर आया। मार्जिन भी बाजार मान के चल रहा था कि आधे % के आसपास ही गिरेंगे, लेकिन 2% के आसपास इनके जो मार्जिन हैं वो श्रिंक होते हुए नजर आए हैं। कुछ मैनेजमेंट में बदलाव भी किए गए हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन ओवरऑल सर आयशर मोटर्स को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है सर? आज सुबह ही हम बातचीत हो रही थी हमारी एक एनालिस्ट से, वो कह रहे थे कि इसमें बड़े कट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसा देखने को मिला भी आज आयशर मोटर्स के स्टॉक में। और कितना पेन इस स्टॉक में बाकी है सर? 5000 के लिए तो फिसल गया ये ऑलरेडी। सर ये आज रिजल्ट खराब था तो इसलिए रिजल्ट के चलते एंड बाजार का सेंटीमेंट भी खराब है, इसीलिए नीचे आया है। मुझे लगता है आयशर मोटर मारुति जो भी काउंटर्स है इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। जो आज का गिरावट है इसमें सर 0.7% के आसपास जो अभी क्लोजिंग हुआ है आज, ऑलमोस्ट 4970 के आसपास, मुझे लगता है कि इसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अगर आप, मैं लास्ट वीक भी आयशर मोटर पे बुलिश था, और अभी न्यूज आ रहा है, मैंने बोला था अगर बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अगर कभी भी नीचे आता है तो एक हमारे लिए मौका होगा। तो मुझे लगता है आयशर मोटर कभी भी अगर आपको 4900 के आसपास एंड 850 के आसपास मिलता है तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि लगातार 2020 के बाद हम देख रहे हैं एक
हायर हाई मेंटेन करके वीकली चार्ट में अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है आयशर मोटर पे। और जो अभी चार्ट में जो अभी सपोर्ट है सर, इमीडिएटली एक सपोर्ट जोन है सर 4850 से 4900 के आसपास, मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ओके, तो 4900 के करीब अगर गिरावट में मिलता है और यहाँ से, तो आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 4900 4850 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है आयशर मोटर्स के लिए, इस पर आपको जरूर करके चलना चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक सर, कुछ सीईओ हैं भाविश अग्रवाल, उनकी ओर से बयान निकल के सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो मंथली रन रेट है जो ये गाड़ियां बेचते हैं, वो रन रेट बढ़कर हो जाएगा 50,000 यूनिट का अगले 6 महीने में। उन्होंने कहा है कि जो मासिक रन रेट है उसमें एक तेज उछाल, तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है। अभी तक के उनके जो बयान आए हैं सर, मार्केट उसको कभी भी बिलीव नहीं किया है। यही कारण है कि शेयर लिस्टिंग के 9 दिन बाद दोगुना हो गया था और अभी देखिए इशू प्राइस के भी नीचे सस्टेनेबल लेवल पर वहां पे कारोबार कर रहा है। आपका क्या व्यू है सर ओला इलेक्ट्रिक पे? क्या लंबी अवधि के लिए स्टॉक पे बेट किया जा सकता है? अगर कोई सोचता है कि आगे आने वाला फ्यूचर ईवीज का है, टू व्हीलर जो ईवीज हैं उन पे काफी ज्यादा फोकस है इस कंपनी का, तो उस लिहाज से इसमें बेट करना चाहिए। आप इनके जो सीईओ हैं उसको कितनी तवज्जो देते हैं? सर मुझे लगता है कि मैं ना मैनेजमेंट को ज्यादा फॉलो नहीं करता, मैनेजमेंट के जो वर्ड है, क्योंकि अगर मैं भी कंपनी का मालिक होता मैं भी अपना पॉजिटिव व्यू रखता। लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मुझे लगता है कि लास्ट क्वार्टर का जो अपना प्रॉफिट है जो मुझे देख पा रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 1820 करोड़ के आसपास लॉस है। तो लॉस पोस्ट किया था और प्रोमोटर होल्डिंग उन लोगों के पास ही ऑलमोस्ट 36% के आसपास उन लोगों का प्रोमोटर होल्डिंग है। और आईपीओ में जब हमारे पास ज्यादा चार्ट नहीं होता, मेरा एक अच्छा स्ट्रैटेजी है सर आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। तो आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी में सर मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में लगातार नीचे आ रहा है और उसके बाद एक सपोर्ट भी बना था ऑलमोस्ट 70 के आसपास, उसके भी नीचे आ गया है। सो मुझे लगता है कि एक ऐसा वाला कंपनी है, इज लाइक नॉट सिमिलर टू पेटीएम जोमेटो, बट पैटर्न सर वही आ रहा है कि 2000 में लिस्टिंग हुआ था, हमको मिला 300-400 में। जोमेटो पे हमने देखा था लिस्टिंग कहाँ पे हुआ था, फिर से हमें 60 से 70 रुपये इसमें मिला था। तो ऐसा ही सर हाल है ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल इसका। तो मुझे लगता है अभी 65 चल रहा है, एकदम 52 एक लो के आसपास आ चुका है। मेरे को लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखिए कब तक नीचे आता है। मुझे लगता है यहाँ से भी और 15 to 20 रुपीज डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। 15 to 20 रुपीज पॉसिबल है, क्योंकि सर ऑलमोस्ट 52 एक अपना लो पे आ चुका है और चार्ट में भी दिखा दिया अपना 78 से ऑलमोस्ट हाई किया था 158 के आसपास। लगातार वीकली डेटा नेगेटिव है, मंथली डेटा नेगेटिव है। तो जैसे ही वीकली मंथली डेटा नेगेटिव होता है और अगर 1800-1900 करोड़ के आसपास लॉस है, तो मुझे लगता है अभी भी 15 से 20 रुपया नीचे आ सकता है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि 15 से 20 रुपए की और गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ओला इलेक्ट्रिक पे आप जरूर ध्यान देके चलिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स हैं और जो आईपीओ हाई स्ट्रेटजी की बात हमेशा हमें प्रदीप जी बताते भी हैं, उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे गिरावट और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ग्रासिम पे सर हमने देखा आज निफ्टी के गेनर्स में शामिल था स्टॉक। घाटा आया, बाजार मान के चल रहा था कि घाटा आएगा मुनाफे के सामने, लेकिन जितना घाटा एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा घाटा आता हुआ दिखा। रेवेन्यू बढ़कर आए, अबिडा में 48% का ड्रॉप था और मार्जिन तो 8.2% वाले 3.3% पर आ गए। लेकिन उसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी, 2,950 रुपए का टारगेट दिया है। ग्रासिम के चार्ट्स क्या बता रहे हैं सर? सर 2350 के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर काउंटर जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। फंडामेंटल भी अच्छा है, लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 7,934 करोड़ के आसपास और स्टॉक का पी भी ऑलमोस्ट 40 है। इंडस्ट्री पी देखेंगे थोड़ा ज्यादा है इंडस्ट्री पी से, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट इट्स गुड। चार्ट में भी अपना वीकली चार्ट अच्छा है, लास्ट लगातार 2 साल से अच्छा बढ़िया रिटर्न मूवमेंट चल रहा है। एक शॉर्ट टर्म टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 2,900 के आसपास, अभी नीचे आ रहा है। मुझे लगता है 2350 आप इसका स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्गर टाइम फ्रेम में होल्ड कर सकते हो। अच्छा, 2350 के स्टॉप लॉस के साथ लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश खरीदारी के लिए? फ्रेश खरीदारी के लिए सर अभी मुझे लगता है कि एक बार अभी 2500 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, तो अभी मार्केट नीचे आ रहा है, सेंटीमेंट खराब है। रिजल्ट बढ़िया आया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर एक से आपको कभी 2400 का लेवल 2380 का लेवल मिले, क्योंकि नियर टू सपोर्ट ही आपको एंट्री लेना चाहिए। चलिए ठीक है, तो नीचे में मिले तो आप ले सकते हैं और फिलहाल के लिए 2350 का स्टॉप लॉस लगा। अभी सर एक चीज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक भी आपके साथ बात किया था मैंने
अपना पूरा रेलवे सेक्टर को लेके मैंने तभी बताया था, उससे पहले भी मैंने बताया था, उससे पहले हमने 2 शो किया तभी मैंने बताया था कि सर रेलवे सेक्टर जो है ओवरऑल जो मुझे बहुत ही ओवर वैल्यूएशन में दिख रहा है। और मैंने पर्टिकुलर 2-4 स्टॉक का नाम भी बताया था, स्टॉप लॉस भी बताया था, और लास्ट शो में सर मैंने ये भी बताया था मुझे और भी 10 से 12% डाउनफॉल मुझे लग रहा है। और सर आज देखेंगे कि 7%, 8%, 10% रेलवे काउंटर पूरा पिटा हुआ है, ऑलमोस्ट सारे काउंटर पिटा हुआ है। तो सर यही है कि मेन थीम का कॉन्सेप्ट अभी 6 से 8 महीना आपको बाय करना है तो फेयर वैल्यूएशन में करना है, ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं। कोई भी अगर फंडामेंटल भी आपको अच्छा लगता है तो देखिए सपोर्ट कहाँ पे है, ढूंढिए, वहां पे ही आपको बाय करना है। ओके, ठीक है सर। इनफैक्ट मेरा सवाल, अब आपने ये बात छेड़ी है सपोर्ट की और फंडामेंटल की, तो जितने भी एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मिड कैप स्मॉल कैप से दूरी बना के रखिए, और अगर आपको कहीं छुपना भी है, अगर आपको निवेश करना है वैसे तो आप दूर रहिए, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए या फिर आप एंजॉय कीजिए, बाजार को देखिए। ऐसे मोमेंट्स पे आपको सिर्फ बाजार को दूर से बैठ के देखना चाहिए। जब भगदड़ मची हो तो उसमें जाके कूद के उसके अंदर जाके अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। मार्केट को सेटल होने दीजिए, ये तूफान थमने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे खरीदारी करिए। अगर आपको कुछ करना भी है, आपको इंपल्सिव है ही है कि लेना ही लेना है, पोर्टफोलियो में कुछ खरीदना ही खरीदना है, मुझे तो लग रहा है कि इसके बाद ये लेवल मिलेंगे ही नहीं, तो लार्ज कैप को खरीदिए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? सर मुझे लगता है अगर कंपनी डेफिनेटली अभी स्मॉल कैप मिड कैप जो नीचे आ रहा है, यहाँ पे बात अभी सर हिम्मत का आ जाता है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में होल्डिंग है और आप देख रहे हो कि 20-25% आपका पोर्टफोलियो डाउन है, सो मुझे लगता है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 दिन आप थोड़ा वेट कीजिए, देखिए मार्केट को सेटल होने दीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी अभी तूफान मचा हुआ है। डेली डेली आप देख रहे हो आपका पोर्टफोलियो 8-10% डाउन है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आज बैंक थोड़ा बैंकिंग स्टॉक में भी हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऐसे बहुत सारा स्टॉक्स है जो बहुत ही अंडर वैल्यूएशन पे अभी चल रहा है। एंड मुझे लगता है लार्ज कैप वन ऑफ द गुड सेक्टर काउंटर हो सकता है यहाँ पे। अगर आपको लार्ज कैप के अंदर भी आपको ऐसा नहीं कि इमीडिएटली इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप के अंदर मेरा सर फंडा सिंपल है, लार्ज कैप बोलो एंड मिड कैप बोलो, आपको देखना पड़ेगा वैल्यूएशन एंड लेवल। जहां पे प्रॉब्लम सर यहाँ पे है कि हमने डिफेंस सेक्टर में भी देखा कि हेल जैसे कंपनी हमने देखा कि 5,000 के आसपास ऑलमोस्ट चला गया था, ऑलमोस्ट 52 का हाई देखेंगे 5,600 के आसपास, तो लोगों को लग रहा है कि 5,000 पे बॉटम बनाएगा, फिर से लोगों को लग रहा है कि 4,000 पे बॉटम बनाएगा, फिर से लोगों को लग रहा है कि 3,000 अभी 500 पे बॉटम बनाएगा। लास्ट वीक भी सर हमने बात किया था, हमने बोला था कि 3200-3300 एक लेवल हो सकता है हेल के लिए। तो ना सर अलग अलग लोगों का अलग अलग एक व्यू है, उनको कैसे लगता है कि बॉटम कहाँ पे है। सो मेरा मानना ये जो मार्केट है लॉन्ग टाइम फ्रेम में नेगेटिव है, तो आपको अगर बाइंग करना है चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, थोड़ा देखिए एंड हायर टाइम फ्रेम में इसको वैल्यूएशन करके आप एंट्री लीजिए। ऑब्वियसली लार्ज कैप इज वन ऑफ द गुड हो सकता है। चलिए ठीक है, लार्ज कैप्स में आप जरूर मौके ढूंढ सकते हैं। और सर आपने बोला कि बैंकों में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि फिलहाल अंडर वैल्यूड नजर आते हैं, जिनके वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं, तो आप क्या निजी बैंकों की बात कर रहे हैं या फिर पीएसयू बैंकों की, या दोनों में ही मौके हैं? सर दोनों में ही मौका है, और मुझे लगता है कि अगर मैं आज का ही बात बोलूं, मैं देख रहा था लास्ट 2-3 दिन का चार्ट अपना कोटक बैंक का। कोटक बैंक का आप देखेंगे कि कोटक बैंक ऑलमोस्ट 2020 का जो वैल्यूएशन है 2020 के वैल्यूएशन के आसपास मिल रहा है, और लास्ट ऑलमोस्ट 3 साल में कोटक बैंक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। सो मुझे लगता है ये जो लास्ट 2-3 दिन का एक बेस बना है कोटक बैंक पे, मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट इतना नीचे आ रहा है और कहीं पे आपको कोटक बैंक जैसा बैंक, एक्सिस बैंक के भी अगर मैं बात बोलूंगा, आप एक्सिस बैंक भी देखिए 2018 का वैल्यूएशन में मिल रहा है। सो अभी वी आर 2025 में हम है, और 2018 का वैल्यूएशन 2019 का वैल्यूएशन कहीं पे अगर मिल रहा है वो बैंकिंग सेक्टर है। लेकिन जब है बैंकिंग सेक्टर का मैं बात बोलता हूँ सर, तभी आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1-2 हफ्ते के लिए नहीं। और लास्ट वीक भी सर हमने बात किया था, आपको याद है कि एक्सिस बैंक का ऊपर मेरा व्यू था आज से 2-3 हफ्ता पहले, तभी एक्सिस बैंक 980 के आसपास चल रहा था। मैं इतना सर सेफ इन्वेस्टर हूँ, मुझे लगता है कि अगर एक्सिस बैंक अभी 1,007 के आसपास चल रहा है, कभी भी आपको 940 से लेके 950 कभी भी मिले तो आपको लेना चाहिए। तो कोटक बैंक की अगर मैं बात बोलूं सर, कोटक बैंक अभी 1980 के 1918 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि कोटक बैंक अगर कभी भी आपको 1850 1870 के आसपास मिलेंगे तभी आपको लेना चाहिए।
जो करेंट भाव है यहाँ से भी 50-70 पॉइंट नीचे कुछ स्पेसिफिक बैंक है जो मुझे लगता है कि अच्छा वैल्यूएशन पे है और इसको लॉन्ग टर्म में हमारे पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कोटक बैंक 1870 से 1850 की रेंज में मिले तो आपको जरूर खरीदना चाहिए। आपने एक्सिस बैंक की जो रेंज बताई, अगर आप प्लीज रिपीट कर पाए सर एक बार। सर एक्सिस बैंक पे हमने बताया कि ऑलमोस्ट 950 से लेके 960, अगर इसके बीच में कभी भी आपको मिलता है तो आपको ऐड करना चाहिए। इनफैक्ट लास्ट वीक आई थिंक 980 985 के आसपास भी आया था, उस टाइम पे भी हमने रिकमेंड किए थे। तो अभी फिलहाल 1000 के ऊपर चल रहा है, ये भी सर अच्छा लेवल है, लेकिन आई बिलीव की मार्केट और नीचे आ सकता है, तो आप एक बार लोअर वैल्यूएशन पे आपके पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। सर ये तो दोनों निजी बैंक हो गए। इनफैक्ट कोटक बैंक ने तो सर आज सुबह ही अपना 52 वीक हाई भी टच किया था। आज सुबह ही हम देख भी रहे थे इस स्टॉक को। उसके बाद नीचे आया, आई थिंक 1960 या 1970 रुपए का। मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ अभी कि क्या लेवल है। 1970 रुपए 50 पैसे का लेवल है सर जो इसने टच किया था, और 1918 रुपए पे इसकी क्लोजिंग हुई। आप कह रहे थोड़ा और नीचे लेना चाहिए। आपने एक्सिस बैंक के लेवल्स भी बता दिए। कोई और बैंक सर, खास तौर पे पीएसयू बैंक जो आपको पसंद हो, छोटा मोजोला या कोई दिग्गज एसबीआई जैसा? पीएसयू के अंदर सर अभी मुझे कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मैं कोटक बैंक पे इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि कोटक बैंक एक अच्छा रेंज के ऊपर अभी गया है, तो मुझे लगता है अगर एक दो हफ्ता और सस्टेन कर लेगा तो कोटक बैंक पे मोमेंटम आ सकता है। नहीं, आप कह रहे थे कि दोनों ही तरह के बैंकों के वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो मौके हैं इसमें। सर पीएसयू के अंदर मुझे लगता है लाइक अगर मैं एसबीआई की बात बोलूं तो एसबीआई फिलहाल तो अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है। अभी वीकली ट्रेंड एक था अपना 750 के आसपास, तो उसके नीचे अभी 730 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है और थोड़ा करेक्शंस का पॉसिबिलिटीज है। वैल्यूएशन बेस अगर देखेंगे सर बहुत नीचे हुआ है, एंड मुझे लगता है और भी नीचे आ सकता है। लाइक आप पीएनबी देख लो, आप यूनियन बैंक देख लो, बैंक ऑफ इंडिया देख लो, आप एसबीआई देख लो, तो मुझे लगता है फ्रेश यहाँ से भी नीचे जा सकता है। लेकिन कंपेयर टू एचडीएफसी, एक्सिस एंड कोटक, तो कोटक लुकिंग सो अट्रैक्टिव, एक्सिस बैंक लुकिंग सो अट्रैक्टिव। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एसबीआई जैसे जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें थोड़ी गिरावट होना और बाकी है। नो डाउट वैल्यूएशन वाइज ये भी अच्छे हैं, लेकिन इनमें करेक्शन की गुंजाइश ज्यादा नजर आती है बनस्पत निजी बैंकों के, और उसमें भी कोटक बैंक और एक्सिस बैंक आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा सर, आज के अगर हम लूजर्स की बात करें या फिर ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज ज्यादा प्रेशर हमने बनता हुआ देखा, जिनमें ज्यादा गिरावट आई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो केफिन टेक्नोलॉजीज 10% से ज्यादा स्टॉक गिरता हुआ दिखा है। हूबहू मार्केट के जो सेंटीमेंट है, जिस तरह से मार्केट में रुझान है, उससे लिंक्ड स्टॉक है। उस केफिन टेक्नोलॉजीज में आप चाहें तो सीडीएसएल को जोड़ लीजिए, आप चाहें तो इसमें बीएससी को भी जोड़ सकते हैं। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट के मूवमेंट, मार्केट में निवेशकों का जो रुझान है, उससे काफी हद तक लिंक्ड नजर आएंगे। इनफैक्ट बीएससी भी देख लीजिए, आज के सेशन में आई थिंक 7-8% गिरकर ही बंद होता हुआ दिखा है। सर ऐसे स्टॉक्स जो कि बाजार के मूड माहौल के साथ बदलते हैं या फिर उनका रुझान इसके साथ साथ चेंज होता है, ऐसे स्टॉक्स पर आप क्या राय देंगे सर? सर केफिन टेक का बात बोल रहे हो आप? जी सर। सर केफिन टेक में सर इसमें इसका प्रॉब्लम एक था वैल्यूएशन, क्योंकि आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 15 टाइम्स ऊपर है, और फंडामेंटल देखेंगे कि फंडामेंटल नो डाउट इज अ गुड ओवरऑल, बट इंडस्ट्री पी थोड़ा हाई है, ऑलमोस्ट 53 के आसपास। तो जितना ओवर वैल्यूएशन था, ओवर वैल्यूएशन से अभी नीचे आ रहा है। अभी जो आज 10% करेक्शन हुआ है सर, एक बॉटम लेवल के आसपास आ गया है। मुझे लगता है कि 950 से लेके 960 एक जोन हो सकता है, क्योंकि लास्ट अगर हम देखेंगे कि जो सपोर्ट जोन था, कंसोलिडेशन जोन था, वो ऑलमोस्ट 958 955 था। तो मुझे लगता है अभी जो 1034 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, और भी 30 रुपीज, 40 50 रुपीज, ऑलमोस्ट 50 रुपीज और भी नीचे आ सकता है। तो उसके बाद जाके आप एक बाइंग बेस बनेगा, तब आप इस काउंटर को लॉन्ग टाइम के लिए खरीद सकते हो। ठीक है, तो 960 से 950 ये रेंज है जिसमें अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप जरूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा और यहाँ पे पेन देखने को मिल सकता है, नीचे में मिले तो आप जरूर इनमें खरीदारी कर सकते हैं। सर इसी तरह से सीडीएसएल, बीएससी जैसे जो स्टॉक्स हैं, उन पर आपका क्या व्यू है? सीडीएसएल को लेके मैं पॉजिटिव भी हूँ सर, बीएससी को लेके भी मैं पॉजिटिव हूँ। अभी फिलहाल वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, बीएससी को लेके देखेंगे कि नॉन स्टॉप रैली हुआ है और मोनोपोली है मार्केट का एनएससी बीएससी का। लेकिन जितना हाई वैल्यूएशन अभी आ गया है ऑलमोस्ट बीएससी का, हमने देखा कि ऑलमोस्ट अपना जो टॉप बनाया था 6100 के आसपास टॉप बनाया था, लेकिन ये जो शॉर्ट टाइम में इतना बूम हो गया, ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू से 20 टाइम्स ऊपर बीएससी आ गया था। मुझे लगता है ये मोनोपोली वाला स्टॉक है, और क्योंकि मार्केट में ऐसा प्रॉफिटेबल
और इस सेगमेंट पे इनका कोई कंपटीटर ज्यादा नहीं है, तो 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाया बीएसई ने लास्ट जो क्वार्टर है उनका वहां पे। और मुझे लगता है कि एक बार जो फेयर वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही अभी आ गया है। 5050 इज ए गुड प्राइस, ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट बचा है। इस हफ्ता नहीं तो नेक्स्ट वीक कभी भी आपको अगर 100 पॉइंट का रैली मिले तो आप इस काउंटर को होल्ड कीजिए, अगर आपके पास है फिर भी आप होल्ड कीजिए। अगर आप फ्रेश भी बाइंग करना चाहते हो तो 5050 इज ए गुड लेवल, 5050 5060 इज ए गुड लेवल बीएसई के लिए। और सीडीएसएल में भी सब सेम। सीडीएसएल तो सर अभी बहुत नीचे आ गया है, एक अपना सपोर्ट था 1370 के आसपास, 1370 के नीचे आ गया। जैसे 1370 के नीचे आया हमने देखा कि अभी 1240 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है 1160 1170 ये जो रेंज है मुझे लगता है एक वैल्यू जोन हो सकता है। तो इसमें भी आपको एक्यूमुलेशन करके बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन करना है। ओके, तो सीडीएसएल में आप कह रहे हैं कि 1170 से 1160 की रेंज में मिले तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। और इसी तरह से बीएसई पर भी पॉजिटिव नजरिया है, 5050 के आसपास थोड़ा नीचे मिले, गिरावट पर मिले तो आप जरूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 6100 से ये हाई लगाने के बाद नीचे आया है, तो थोड़ा और नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स हैं ये। और इसी तरह से केफिन टेक पे भी आप व्यू जो है पॉजिटिव साइड पर बना के चल सकते हैं। अच्छा सर, हमारे एक दर्शक हैं आबिद भाई, वो कह रहे हैं कि एट दिस बिग बाइंग अपॉर्चुनिटीज व्हाट शुड आई बाय। तो सर हर कोई ये मान के चल रहा है, जिसका भी लंबी अवधि का नजरिया है, जिसने बाजार को देखा है, हर बाजार की गिरावट देखी है, वो यही मान के चल रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है। बशर्ते आपके पास पेशेंस है, आप लंबा रुक सकते हैं, आपका नजरिया अगर आपको अलाउ करता है कि आप होल्ड कर सकते हैं कोई भी चीज लेकर, तो यहाँ से पैसा बनाने का मौका बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस केस में खरीदे क्या, वो कह रहे हैं कि व्हाट शुड आई बाय, प्लीज सजेस्ट सम बेस्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब सर कम से कम 1-2 साल 3 साल जो रख सकता है, 4 साल 5 साल रख सकता है, वैसे कुछ अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के आइडियाज बताइए। सर मुझे लगता है ये जो रेट कट हुआ था इसमें अभी तो मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम में बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसी फाइनेंस सेक्टर बहुत ही अच्छा चल सकता है। तो एक कंपनी है सर, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस ने जो चार्ट अगर आप देखते हो कि वीकली चार्ट में लास्ट जो उनका लास्ट 2 से 3 साल का एक कंसोलिडेशन पैटर्न था, उसके ऊपर क्लोजिंग आया है, एक हाई भी लगाया है ऑलमोस्ट रिसेंटली, ऑलमोस्ट 8600 के आसपास, 8700 के आसपास एक हाई लगाया। तो अभी नीचे आ रहा है, अभी आज 1% के आसपास डाउन है, 100 पॉइंट नीचे है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस आप लेके चल सकते हो अगर आपका व्यू मिनिमम 1.5 से 2 साल है। 1.5 साल इस मिनिमम, अगर 1.5 साल का व्यू आपको मिनिमम है तो मेरा बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा बजाज फाइनेंस पे। और मुझे लगता है 8000 से लेके 8200 कभी भी आप बाई कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा कि मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन बजाज फाइनेंस नीचे नहीं आया, बजाज फाइनेंस का चार्ट उल्टा ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है करेक्शंस भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, और अगर आपको 100 पॉइंट नीचे मिलता है यहाँ से और 150 पॉइंट नीचे मिलता है, 8050 8100 कभी भी मिलता है तो आपको बाई करना चाहिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 8800, सेकंड टारगेट होना चाहिए 9600 एंड मेरा थर्ड एंड फाइनल टारगेट इज 10400। 1 साल का व्यू है, आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में सपोर्ट है पूरा 7300 से लेके 7350 के आसपास, तो आपको मेंटेन करना है स्टॉप लॉस 7350। ओके, तो आप कह रहे हैं कि नीचे में अगर 8050 के आसपास मिले वहां लेना है। यस, यहाँ पे नहीं, वहां पे 8050 से लेके 8000 के रेंज कभी भी मिले तो आपको वहां पे लेना है। 8050 से लेकर 8000 की रेंज है जिसमें आपको खरीदना है। पहला टारगेट 8800 का, फिर 10400 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देख सकते हैं। और फाइनल टारगेट जो है स्टॉक का, दूसरा टारगेट 9600 का, फाइनल टारगेट है 10400 का, यानी कि ये 5 डिजिट में स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। 7350 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना, और कम से कम 1 से 1.5 साल या 2 साल का नजरिया आप लेके चलिए, जो 10400 के टारगेट आपको बताए गए हैं। सर एक आइडिया है, कोई और दूसरा आइडिया भी शेयर कर पाएंगे आप? सर फिलहाल तो अभी नहीं है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर आगे चल के कुछ आएगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे। और जो आइडिया है सर, रेलवे सेक्टर अभी बहुत नीचे आ गया है, क्योंकि लास्ट 2 हफ्ता 3 हफ्ता से मैं बोल रहा था नीचे आएंगे, आ गया है। और भी यहाँ से 5-7% नीचे आ सकता है कभी भी, अगर रेलवे सेक्टर में कोई भी काउंटर आपको अच्छा लगता है और भी 5 से 7%, 10% नीचे आता है तो आप धीरे धीरे करके बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि बहुत नीचे आ गया है जितना नीचे आना था। तो आप कह रहे हैं कि 5 से 7% की और गिरावट आ जाए तो रेलवे शेयरों में आप धीरे धीरे पिक एंड चूज करने लगे? यस यस यस। ठीक है, तो आप निवेश शुरू कर सकते हैं।
सर अगर आपको अलाउ है, मतलब बैंडविड्थ अलाउ करता है, तो भले ही 5-7% का करेक्शन अगर आप कह रहे हैं, तो उसके बाद कोई स्टॉक जो आपके जहन में है, जिनको आप वेट कर रहे हैं कि अगर मुझे करेक्शन पे मिलेंगे तो मैं खरीदूंगा। सर मुझे लगता है आरवीएनएल गुड काउंटर है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारे ऑर्डर्स अभी आना है, पेंडिंग भी है, और मुझे लगता है कि आरवीएनएल जो लास्ट 2 हफ्ते का एक गिरावट है, बहुत आते आते नीचे आ गया है। अभी 369 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है एक बार 310 से लेके 315 का एक वैल्यू जोन है, वहां पे आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना, आरवीएनएल को बाय करना है। अगर आप आरवीएनएल 6 से 8 महीना भी होल्ड करेंगे ना 320 315 के जोन पे, तो आपको इमीडिएटली लेवल पे दिखेंगे कि 20% 30% का रैली। मार्केट में तो आज ना हो कल सर बाउंस बैक आएंगे ही, रेलवे सेक्टर में भी बाउंस बैक आएगा। जैसे ही बाउंस बैक आएगा आपको दिखेंगे। सर मैं बजट के दिन पे भी मैं उस दिन बोल रहा था कि जैसे कि टीटागढ़ को लेके मैं बात कर रहा था उस दिन, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम जो है, मैं उस दिन भी बात कर रहा था, तो 1100 के आसपास ऑलमोस्ट हाई लगा लगा रहा था, तो 1080 के लेवल के आसपास था। मैंने बताया था सर उस दिन 1050 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर जाइए, क्या पता कुछ नहीं आ जाए। तो हमने देखा वहां से नीचे आ गया, अभी 840 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। सर टीटागढ़ रेल में भी सेम है। मेरे को लगता है एक बार ना उनको अगर 780 770 कभी भी मिले, क्योंकि हो सकता है कि आप नहीं आएंगे उस टाइम पे, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि 770 780 कभी भी मिलेंगे ना, वो एक वैल्यू जो है अच्छा बाइंग फंडामेंटली हो सकता है आपके लिए, आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए ऐसा काउंटर। ठीक है, टीटागढ़ रेल भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बशर्ते आपको 780 से 770 की रेंज में अगर मिल जाए। अभी 835 के आसपास का प्राइस है, तो टीटागढ़ रेल में 780 से 770 की रेंज मिल जाए तो वहां पे आप जरूर निवेश करके चल सकते हैं। और आरवीएनएल में 315 से 310 की रेंज में अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है तो ये भी निवेश के लिए काफी बेटर है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, करेक्शन हो चुका है रेलवे स्टॉक्स में, अभी नहीं लेने हैं। 5 से 7% का और करेक्शन इनमें देखने को मिल सकता है। तो आरवीएनएल में 315 से 310, टीटागढ़ वैगन में 780 से 770 की रेंज मिले। थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी फिलहाल के लिए आपको नहीं खरीदने हैं। जो लेवल्स दिए गए हैं उनको आप जरूर, रिक्वेस्टेड है आपसे, आग्रह है आपसे कि प्लीज इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान से सुनिए। जो लेवल्स बताए जाते हैं, कहाँ खरीदना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे आपको टारगेट है, जहाँ पे अपना मुनाफा बांधना है, बुक करना है, उन लेवल्स को प्लीज 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 बहुत ध्यान से सुनिए। उन लेवल्स को आप फॉलो कीजिए, ताकि आपको बार बार फिर से सवाल ना पूछना पड़े, या फिर आपको पोर्टफोलियो में अपने लॉस ना देखना पड़े। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आरवीएनएल में सर कह रहे हैं 315 से 310 की रेंज में खरीदें, और टीटागढ़ रेल में जो 835 पे है अभी नहीं खरीदना है, 780 से 770 की रेंज में मिले तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो रेलवे शेयरों में काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 5 से 7% का करेक्शन, और बाकी इस चीज को आप जरूर ध्यान में रख के चलिए। अच्छा सर, एक एम्फोसिस को लेकर सवाल है करण मल्होत्रा जी का, कह रहे हैं कि एम्फोसिस 3150 पे बाइंग है, करीब करीब 14% का लॉस हो रहा है, कह रहे हैं कि उसमें मैं लॉस में हूँ। सर 1 से 2 साल होल्ड कर सकता हूँ क्या, क्या करूं मैं? इनका नजरिया तो है सर, और इनको लॉस हो रहा है 20% के आसपास का, माफ कीजिए 14% के आसपास का। तो ये 14% का जो लॉस है, 1 से 2 साल अगर ये रखें कवर हो जाएगा, या फिर इनको लेकर निकल जाना चाहिए, किसी और बेटर स्टॉक में एंट्री कर लें? मुझे लगता है कि काउंटर अच्छा है, उनको एक बार होल्ड करना चाहिए, और आईटी में मैं बुलिश हूँ। और मुझे लगता है ये जो अभी करेक्शन आया है आज भी 2-2.5% के आसपास, मुझे लगता है और थोड़ा पॉसिबिलिटीज है। 2600 दो 2610 से लेके 2600 का लेवल पे एक सपोर्ट है, और मुझे लगता नहीं कि ये तोड़ेगा। और क्योंकि आईटी सेक्टर में ओवरऑल मंथली ब्रेकआउट है, तो जो करेक्शन आज आया है या तो 1-2 हफ्ते में और भी आ सकता है, ये टेम्पोररी रिट्रेस्टिंग जोन है, तो ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा। आप एक बार होल्ड कीजिए काउंटर को। ठीक है, आप कह रहे हैं 2610 या और 2600 की रेंज एक तो बहुत ही अहम सपोर्ट है, इसका स्टॉप लॉस लगा के जिनके पास भी है वो एम्फोसिस को होल्ड करके चल सकते हैं। सर आज आपने आईटी शेयरों की जब बात करी है, तो हमने देखा एक हैप्पीएस्ट माइंड्स करके शेयर है, 6% की मजबूती लेकर स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। सर आज प्रोविजनल क्लोज तो 720 रुपए का था, और जो फाइनल क्लोज आया वो 705 रुपए के आसपास का है। लेकिन आज के बाजार में भी जहां हम देख रहे हैं कि हर किसी शेयर में गिरावट बड़ी देखने को मिल रही है, इस शेयर में जो सर आज जो मूव बनता हुआ दिखा है, 713 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, कैसे रीड कर रहे हैं सर इस स्टॉक को लेकर आप? ये जो व्यू आज स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है जो।
सर कंपनी ने ऑलमोस्ट एक अच्छा डिविडेंड जो है ऑलवेज मेंटेन किया, ऑलमोस्ट 32% के आसपास। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई भी देखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड वो भी अच्छा है। और 10,900 करोड़ के आसपास कंपनी है। लास्ट क्वार्टर का ऑलमोस्ट प्रॉफिट है 220 करोड़ के आसपास, और ओवरऑल सेल्स में भी ग्रोथ है 29% के आसपास। तो कंपनी खराब नहीं है। अभी प्रॉब्लम था सर, अपना जो आईपीओ हाई है उसके ऊपर बहुत चला गया था, उसके ऊपर नॉन स्टॉप हमने देखा कि बहुत एक रैली आ गया, और 1550 1560 के आसपास ऑलमोस्ट कंपनी चला गया था। तो उसके बाद ना नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है, एक जस्ट बाउंस बैक हुआ है। लेकिन फंडामेंटल सर कंपनी अच्छा है, बढ़िया है। तो मेरे को लगता है आपको एक बार एक बेस पे इसको लेना चाहिए, या तो बेस सपोर्ट मेंटेन करना चाहिए, वो है 650 660 इज अ जोन, गुड जोन, वैल्यू जोन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम यहाँ तक चांसेस है। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर जाके रिस्की हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो मैं कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, फिलहाल के लिए नेगेटिव नहीं लग रहा है, फिर भी 650 के आसपास के जोन में अगर मिले तो स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा सर, जीएसएफसी इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स में कुछ ऐसा खराब नहीं था, मार्जिन बढ़े, मुनाफा भी 13.5% ग्रो किया, रेवेन्यू भी 40% ऊपर था, अबिड्डा में भी 47% का जम था, लेकिन स्टॉक 5.5% गिर के बंद हुआ। फर्टिलाइजर शेयरों में दिक्कत क्या है सर? इनके वैल्यूएशन काफी हाई है क्या? ये उम्मीद से आगे चल चुके हैं? सर पर्टिकुलर सेगमेंट जो आप बोल रहे हो ऑलमोस्ट 320 के आसपास हाई था, तो वहां से अभी वैल्यूएशन तो नीचे हो गया है, 100 पॉइंट नीचे, करेक्शन मतलब बहुत है। सो अगर हम देखेंगे कि एक कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर ओवरऑल चलता है अपना एक रेंज पे, एक साइकिलिंग पे ट्रेडिंग होता है। सो बेसिकली लास्ट जो अपना हाई था ऑलमोस्ट 190 के आसपास, उसके बाद का जो ब्रेकआउट था वहां तक 340 के आसपास ट्रेडिंग हुआ है। तो रिसेंटली अभी फिर से जो अभी 194 195 के आसपास आ गया, एक वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। 185 180 इज अ वेरी 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 गुड जोन, वैल्यू जोन। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा नीचे आएगा। आप एक बार होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 185 इस काउंटर को। चलिए ठीक है सर, अगला जो सवाल है ना बहुत ही अहम है। ये जगदीश धानुका जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि सर इस हालात में निवेश बढ़ाना ठीक रहेगा या नहीं? निवेश बढ़ाने का मतलब ये हो गया ऑलरेडी ये बाजार में निवेश करके बैठे हुए हैं, तो या तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कुछ अच्छी कंपनियां सही भाव पर मिल रही हैं उनको खरीद लिया जाए, या फिर जो खुद के पहले से शेयर खरीदे हुए हैं उनको ही एवरेज कर लें। अगर आपको पता ही है कि अच्छी कंपनियां हैं, बंद नहीं हो जानी है, तो क्या निवेश बढ़ाया जा सकता है या अभी वेट कर लें थोड़ा सा? सर ये बेसिकली आप अगर वेट कर जाएंगे तो अच्छा है। अभी उन्होंने तो ये नहीं बताया वो इन्वेस्ट करना चाहता है वोडाफोन आइडिया वाला जैसे स्टॉक पे या रिलायंस वाला स्टॉक पे। सो यही एक कंसर्न है कि इन्वेस्टर्स को देखना पड़ेगा जहां पे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मैच हो रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर सेगमेंट पे, काउंटर पे अच्छा खासा पिटाई हो चुका है। अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक राइट वैल्यूएशन पे मिल रहा है तब जाके आप बाई कर सकते हो। लेकिन वो भी मान लो आपके पास 100 टका है, सो आप 50% अभी इन्वेस्ट कीजिए, 50% नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के ड्यूरेशन पे आप इन्वेस्ट कीजिए। स्ट्रैटेजी होना चाहिए ऐसा। और सर बात जब ऐसे आता है ना, ये अपना एक जो पोजीशन साइजिंग है, पोजीशन साइजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सर मैंने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा है, एक ही स्टॉक को 1 लाख क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है, पोर्टफोलियो में कुछ नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज ए किंगडम राइट नाउ इन दिस मार्केट। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीमेंट के अंदर कुछ देखिए, पावर के अंदर कुछ देखिए, आप रेलवे के काउंटर अभी जैसे कि मैं बोल रहा था बहुत नीचे आ गया, और 5 to 7% नीचे आ सकता है। तो इस काउंटर में आपको पोर्टफोलियो अभी बनाने का टाइम है। और अगर गलती से भी मार्केट और भी 500 to 700 पॉइंट नीचे आता है तो फिर सर बहुत ही बढ़िया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर अभी 50% इन्वेस्ट करने का मौका है, बाकी 50% 3 से 4 महीने का वेट आप कीजिए, उसके ड्यूरेशन पे आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके, तो 50% आप फिलहाल निवेश कीजिए, और 50% रकम को आप रखिए, अगले से 3 से 4 महीने में आप निवेश करके चल सकते हैं। जब आप सर कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने में निवेश करें, मुझे याद आ गया सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एक फंड मैनेजर एस नरेन जी का जो अभी एक हाल ही में कमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे हैं तो उस एसआईपी को आपको रोक देना चाहिए। फिलहाल उन्होंने उसके ऊपर एक कंसर्न या तो फिर एक चेतावनी जारी करी है। इस तरह से चेतावनी या फिर वार्निंग या फिर अलार्म रेस कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है सर? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर कैन यू रिपीट प्लीज अगेन, वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सर, आपकी बात से मुझे याद आया कि अभी एक बड़े टॉप फंड मैनेजर हैं एस नरेन साहब, उन्होंने एक चेतावनी रेस की है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो भी एसआईपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सतर्क हो जाइए अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं,
इस चीज का क्या मतलब है सर? इसको कैसे रीड करना चाहिए? जो आम निवेशक बाहर बैठा सुन रहा है या कोई ऐसा टॉप फंड मैनेजर आके ऐसा बोलता है, तो इसका आंकलन कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है कि सर जो एक वैल्यूएशन अभी सर मार्केट ना ऊपर से अभी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे ना सर स्टेटमेंट आने में बहुत लेट हो जाता है कि मार्केट जब 25,800 पे था तब कोई नहीं बात कर रहा था कि एसआईपी स्टॉप करना चाहिए। अभी जैसे कि मार्केट नीचे आ गया है ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास, अपना हाई से ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट 2,500 पॉइंट नीचे आ गया है। अभी बात हो रहा है कि सर एसआईपी स्टॉप करने का। तो मुझे लगता है कि सर आप अपना एसआईपी को अभी स्टॉप करने का टाइम नहीं है। एसआईपी अगर आपके पास है, वो आपने अपने एसआईपी के एक गोल ओरिएंटेड बेस पे, तो मार्केट तो ये तो सर एक पार्ट है नीचे आना, आपके एसआईपी को और इंक्रीज करना चाहिए। फिलहाल आप देखिए, अगर आपके पास 100 रुपीज है, 50 रुपीज अभी इन्वेस्ट कीजिए लमसम, 50 रुपीज आप नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन एसआईपी जो है गोल ओरिएंटेड होना है, उसको आप स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि एसआईपी स्टॉप हो सकता है कि सर 1-2 महीने के लिए और भी अब टेंशन भरा सिचुएशन रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में जो आपका गोल वो कुछ खराब हो जाए। तो मेरा मानना यही है, आपको जब सारे लोग बोलेंगे कि आपको बाय करना है, जैसे कि वॉरेन बफेट भी सर बोलता है कि व्हेन पीपल आर ग्रेडी बी फेयरफुल, व्हेन पीपल आर फेयरफुल बी ग्रेडी। तो ऐसे थोड़ा आप देखिए, आप फंडामेंटल चीजों को समझिए। तो ऐसे करके मेरा मानना है कि सर एक बार आप एसआईपी को स्टॉप करने का कोई अभी लॉजिक नहीं है मेरा हिसाब से। सर एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपके पास एफडी पड़ा है, बैंक पे कुछ और चीज पड़ा है, तो आप प्रिपरेशन कीजिए, और एक 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप प्रिपरेशन करके इस मार्केट में आइए। जो जहां पे आपको अच्छा मौका लगता है, जहां पे अच्छा म्यूचुअल फंड आपको दिखते हैं, वहां पे जाके आप इन्वेस्ट कीजिए। तो तब जाके आपको 3 से 4 साल में एक मौका मिलेगा। और सर अभी अच्छा बात है, जो इन्वेस्टर्स न्यू लोग हैं मार्केट में आ रहे हैं अभी यहाँ, सर उनके लिए बहुत बुरा बात है जिन्होंने अपना हायर टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट किया था। लेकिन उनके लिए अच्छा बात है जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा नहीं है, सोचा था बहुत बार लेकिन किया नहीं था। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, डरने का कोई ऐसा बात नहीं है। ओके, डरने की बात फिलहाल एसआईपी अगर आप कर रहे हैं उसको जारी रखिए, रोकने की मत सोचिए। बल्कि अगर आपके पास गुंजाइश है, अगर आपके पास बैंडविड्थ है, तो आप अपनी एसआईपीज को बढ़ाइए भी। अगर आपका 3 से 4 साल का नजरिया है, तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो आपको तो इसे मौके के तौर पे देखना चाहिए, ना कि धोखे के तौर पर। और धीरे धीरे आप अपना निवेश बढ़ाइए। 100 रुपए लगाने हैं तो 50 रुपए अभी लगाइए, बाकी 4 से 5 महीने में स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे जब भी आपको बाजार में मौका मिले तो आप निवेश करके चल सकते हैं। तो ये रणनीति है फिलहाल जो आपको अपनानी चाहिए। सर, एक हमारे दर्शक हैं अनवर खान जी, उनका सवाल आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उन्होंने सर काफी सारे स्टॉक्स ले रखे हैं और अच्छा खासा उनको लॉस हो रहा है। जो उन्होंने अपने स्टॉक्स हमारे साथ शेयर किए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो सर ये कह रहे हैं कि मेरे पास हुडको है, आईआरएफसी, इरकॉन, एनएचपीसी, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, इन सब में टोटल 2,60,000 रुपए का इनको लॉस है। क्या इनसे अब लॉस बुक करना सही रहेगा? प्लीज रिप्लाई सर जी। तो 2,60,000 रुपए का टोटल लॉस है सर, जो 4-5 शेयर जो इन्होंने बताए, हुडको, आईआरएफसी, इरकॉन, एनएचपीसी, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में। क्या करना चाहिए सर? ये लॉस बुक कर लेना चाहिए या रुकें अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्राइस नहीं बताया, ये थोड़ा कम्प्लेक्स चीज है। जब इन्वेस्टर्स क्वेश्चन करेंगे आप सब, तो एक बार अगर प्राइस बोल देंगे तो अच्छा होगा। फिलहाल अभी इरकॉन के चार्ट में सर 179 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 0.5% के साथ डाउन हुआ है। मेरे को लगता है चार्ट में एक बार 170 172 शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, उसके बाद एक सपोर्ट है सर 161 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पे आप होल्ड कीजिए। रेलवे काउंटर और 5 to 7% नीचे आ सकता है, उसके बाद आपको रैली मिलेगा यहाँ पे। और आईआरएफसी में भी सेम व्यू है सर। मुझे लगता है कि एक बार जो अभी 126 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 110 के आसपास एक स्टॉप लॉस है, एक सपोर्ट है, एक फेयर वैल्यूएशन है, ऐसे आपको बाउंस बैक दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको वेट करने का ही सलाह रहेगा। और सर हुड को आपने बोला लास्ट, मेरे को लगता है कि सर एक बार सपोर्ट जो है थोड़ा 175 के आसपास है, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। 193 अभी चल रहा है। मुझे लगता है 175 अगर रुक जाए तो आप भी रुकिए, अगर नहीं रुकता है तो आप इस पर्टिकुलर काउंटर से एग्जिट कीजिए। बिकॉज अभी ऊपर से बहुत नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट 350 से अभी नीचे नीचे 193 के आसपास आ गया है। मुझे लगता है 175 मैक्सिमम नीचे आ सकता है, यहाँ से आपको बाउंस बैक दिखेंगे। ठीक है, ओके, ये तो बात होगी इनकी। सर, एक और दर्शक है हमारे आशीर्वाद दास करके, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। कह रहे हैं इनके पास एचईजी है, 74 शेयर है, 583 रुपए का लिया हुआ है, और 583 वाला लिया हुआ आ गया 352 रुपए पर। आज भी 4.25% की गिरावट थी। और दूसरा नाम जो इन्होंने बताया वो है हिंदुस्तान जिंक का, 100 शेयर है, 683 रुपए पे लिया हुआ है। सर, ये स्टॉक आज ऑलमोस्ट 418 रुपए पर जाकर बंद हुआ है। तो अच्छे खासे लॉस इनको दोनों स्टॉक्स में हो रहे हैं। रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं सर, इनकी मदद कीजिए।
सर मुझे लगता है उनका जो बाइंग है एचईजी पे 583 इज एक्चुअली बहुत ओवर वैल्यूएशन पे था, लेकिन आपने अगर अभी कटा नहीं स्टॉक को तो अब सपोर्ट लेवल पे आसपास आ चुका है। 325 330 इज सपोर्ट जोन, आप एक बार होल्ड कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 325, और उसके बाद भी अगर स्टॉक ऊपर आता है तो मैक्सिमम आपको अगेन 420 450 तक मिल सकता है। फिलहाल आपका बाइंग बहुत हाई है, तो उस बाइंग जोन पे कब आएगा इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आपको जैसे ही यहाँ से थोड़ा रैली मिलेगा, आपको 440 450 आपका एग्जिट जोन रहेगा, आप याद रखना। और सेकेंड हिंजिंग पे सर मुझे लगता है कि एक जो फेयर वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही आ चुका है, क्योंकि सर स्टॉक इतना करेक्शन आ चुका है कि सभी लोग परेशान में ऑलरेडी है। सर मुझे लगता है कि एक बार 385 इज जोन, 385 यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है। फिलहाल राय रहेगा होल्ड करने का। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसको होल्ड कीजिए। अच्छा सर, सर दो सवाल एक और आपसे क्लैरिफिकेशन, अगर आपका परमिशन होगा, एक क्लैरिफिकेशन थोड़ा देना चाहूंगा। प्लीज। सर जब भी हम बोलते हैं कि सर आप होल्ड कीजिए, जब भी हम बोलते हैं कि आप टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस रखिए, सर ये मेरे तरफ से एक डिस्क्लेमर रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है ना, हमें पता नहीं चलता है कि आपने कितने प्राइस पे बाइंग किया है, कितने प्राइस पे आपने सेलिंग किया है। तो स्टॉप लॉस मेरे लिए जो होगा ये जरूरी नहीं है आपके लिए भी सेम होगा। तो हो सकता है आपके लिए 1 लाख बहुत बड़ा लॉस हो, किसी के लिए 50,000 बहुत बड़ा लॉस है। सो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपके हिसाब से जो आपको बड़ा लॉस लगता है उसी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल पे, मेरा सर व्यू पॉइंट हमेशा एक मेनली फेयर वैल्यूएशन पे रहता है, जहां पे चार्ट ने अपना टाइम बिताया, जहां पे टेक्निकल चार्ट बोलते हैं कि भैया यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, वहां उस एज पर द माई व्यू मैं हमेशा वही बोलता हूँ। लेकिन फिर भी जो हमारे निवेशक है, जो हमारे व्यूअर्स है, उनको एक बार क्रॉस चेक करना है और उनके हिसाब से उनका जो स्टॉप लॉस लगता है उनको वही करना है। ठीक है सर, हम हिंदुस्तान जिंक की बात कर रहे थे और इससे मुझे याद आ गया, 2-3 सवाल है सर जो मैं लास्ट में आपके साथ करना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम शो को वाइंड अप करेंगे। हिंदुस्तान जिंक से सर मुझे याद आया गोल्ड के प्राइजेस, क्योंकि ये इनको हाल ही में ही राजस्थान में एक गोल्ड माइनिंग का भी जो खदान है उसका लाइसेंस मिला था। तो गोल्ड के प्राइजेस जो ऊपर जा रहे हैं सर, इंटरनेशनल मार्केट्स में $2,900 का लेवल भी पार हो गया, हमारे मार्केट में 86,000 का लेवल है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर सोना है। तो उस लिहाज से सर ये जो सोने से कारोबार से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, चाहे उसमें आप हिंदुस्तान जिंक देखिए जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज हुई जिसमें मुथूट और मन्नापुरम की बात है। आज सुबह एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी सर, उन्होंने मुथूट फाइनेंस को तो अपग्रेड कर दिया, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी। मन्नापुरम फाइनेंस पे ऑलरेडी वो आउट परफॉर्म की रेटिंग रख रहे हैं, टारगेट उन्होंने अच्छे खासे ऊपर के दिए थे। तो ऐसी कंपनियां जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग के कारोबार में या फिर गोल्ड से जुड़ी हुई हैं या फिर ज्वेलरी स्टॉक्स भी फॉर दैट मैटर, इन पर आपका क्या व्यू है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाइज बना रही हैं? सर मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट में जितना और टेंशन बढ़ेगा, लोग अपने जो फंड्स है वो सेफ्टी के तरफ करेंगे। जैसे ही सेफ्टी के बात होता है, नंबर 1 एसेट क्लास है गोल्ड। तो इसके रिलेटेड जो कंपनी है, आपने सही बोला, मन्नापुरम फाइनेंस हो गया, अपना मुथूट फाइनेंस हो गया। अगर मैं मुथूट फाइनेंस का बात बोलूंगा सर, आज के डेट में भाव है 2188, एंड चार्ट में सर एक जो अपना टॉप बनाया था 21 का, उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद लगातार हाईज पे हाईज बनाते अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि 2060 के आसपास ना एक इनका रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी अभी आ गया है। मेरे को लगता है चार्ट सर इतना बढ़िया चार्ट है कि आज अगर ड्यूरिंग द टुडे सेशन हमने एक स्टॉक, अगर मैं बोलूंगा चार्ट अच्छा लग रहा है, वो है सर मुथूट फाइनेंस का चार्ट। मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस का जो चार्ट आ रहा है टारगेट चार्ट में, मेरे को लगता है कि सर एक बार 2500, उसके बाद 2780 का दोनों टारगेट, 2500 पहला टारगेट होना चाहिए, 2740 मेरा सेकंड टारगेट है। और विथ स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। एक जो स्विंग लो अभी बनाया था ऑलमोस्ट 1942, 1942 से 1940, बस 1940 आप पकड़ के चलिए, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरे को लगता है फंडामेंटली भी अच्छा है, और क्योंकि अभी गोल्ड के साथ रिलेशन भी है और अभी ऊपर ही आना है, चार्ट में अच्छा है, लास्ट 3 साल में कोई करेक्शन नहीं है। तो जिनका लॉस हो रहा था, आप बोल रहे थे कि मेरा लॉस हो रहा है, ऐसा वाला स्टॉक ढूंढिए, ऐसा वाला सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो फिर जाके आप देखेंगे 3 से 6 8 महीने में आपका कुछ लॉस रिकवरी होके यहाँ से आप मुनाफा कर सकते हो।
चलिए ठीक है सर, ये तो बात होगी गोल्ड के प्राइजेस पर, जहां पे हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं, उसका फायदा इस सेक्टर को देखने को मिल सकता है। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे है अदानी ग्रुप को लेकर। ट्रम्प साहब ने जो इनके यूएस में जो ब्राइबरी को लेकर बैन लगा था, उसको एक पॉज लगा दी, उसके ऊपर एक रोक लगा दी उस ऑर्डर के ऊपर। आज अदानी ग्रुप में काफी अच्छा एक्शन हमने बनता हुआ देखा भी। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर दो ऐसे स्टॉक हैं जो कि हरे निशान के साथ आज के सेशन में बंद हुए हैं। तो ये जो सर ट्रम्प साहब आए हैं और जो इंडिकेशंस हैं अभी तक जितने भी फैसले हुए हैं या फिर जो इंडिकेशंस आए हैं उनकी ओर से अदानी ग्रुप के लिए, अदानी के लिए ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छे ही साउंड कर रहे हैं, पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं। इस पूरे बैकड्रॉप में अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या खरीदारी करने का मौका आ गया है, आपको लगता है? सर मैं अदानी ग्रुप को लेके मैंने आपको पहले भी बोला मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन इन्वेस्टर का जो साइकोलॉजी है, इन्वेस्टर को अपना जो इन्वेस्टमेंट है तब करना चाहिए जब अदानी ग्रुप का क्राइसिस हो जाए, क्योंकि लास्ट ऐसे बहुत बार हमने एज पर द चार्ट अगर ट्रेंड देखेंगे बहुत बार क्राइसिस हुआ है, लेकिन अदानी साहब हर बार बाउंस बैक कर जाता है। इस बार भी हमने देखा कि जो इनका टेंशन चल रहा था हिंडनबर्ग को लेके, हिंडनबर्ग की सर बंद हो गया, बांग्लादेश का जो इशू चल रहा था, बांग्लादेश का इशू का वो सॉल्व हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प जी आ गए, तो ये अदानी ग्रुप के लिए एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। रही बात सर अदानी पावर का, आज के डेट में हमने देखा 498 के आसपास चल रहा है, जो कि एक फेयर वैल्यूएशन, अच्छा वैल्यूएशन में फंडामेंटल और टेक्निकल में माना जाता है। अगर हम फंडामेंटल भी देखेंगे, अच्छा खासा लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था अपना अदानी पावर का, और रिसेंटली जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 900 के आसपास, तो 900 के आसपास जो टॉप बनाया था उससे अभी नीचे आते आते 500 के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है, तो एक अच्छा वैल्यूएशन पे है। और अदानी पावर का मैं नीट प्रॉफिट अगर देखता हूं तो ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 12,885 करोड़ के आसपास सर प्रॉफिट है, नियर अप्रोक्स 13,000 करोड़, तो इससे वेरी बिग डील। और मार्केट कैप भी सर अच्छा है, 1,92,000 के आसपास मार्केट कैप है, सो प्रोमोटर होल्डिंग भी 75% है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है, जितने भी टेंशन आता है वो टेंशन भी खत्म हो जाता है 2 4 5 महीने में, हमने हर बार देखा। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए अगर अदानी पावर में आपको निवेश करना है, मुझे लगता है 480 से 470 इज ए गुड वैल्यूएशन। कभी भी ऐसे अगर 15 to 20 रुपीज करेक्शन मिलता है तो आप एंट्री लीजिए। मुझे लगता है अदानी पावर में नेक्स्ट ईयर से फ्रेश 25 से 30% अपसाइड पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो 480 से 470 की रेंज में मिले तो आप अदानी पावर में खरीदे, अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दो आखिरी सवाल आपसे सर। एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक तबका बाजार का ये कह रहा है कि ये जो ट्रम्प साहब का आगमन हुआ है या फिर जो उन्होंने पदभार संभाला है राष्ट्रपति के तौर पर, दो सेक्टर्स के लिए इंडिया में काफी बड़े पॉजिटिव हैं। ये एक है फार्मा और दूसरा है आईटी। आईटी के लिए तो सीधे तौर पे स्पेंडिंग के तौर पर देखा जाएगा पॉजिटिव होगा। और फार्मा की जहां तक बात है, अगर वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाते हैं और एपीआई के ऊपर उनकी ओर से अगर टैरिफ लगाए जाते हैं तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो आईटी और फार्मा पर, आईटी के लिए तो आप कह भी चुके हैं कि आपका बुलिश नजरिया है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि ट्रम्प साहब का आना आईटी और फार्मा के लिए पॉजिटिव है? कोई आपके पिक्स इस सेक्टर से? हाँ सर, फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर दोनों में मैं पॉजिटिव हूँ फिलहाल। अगर आप फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव है, लेकिन कंपेयर टू आईटी अगर आप देखेंगे कि फार्मा में मंथली ब्रेकआउट अभी आया था 19,000 के आसपास, तो उसके बाद से ऑलरेडी चल गया 24,000। अगर मैं कोविड का भी बात बोलूं तो अपना टॉप बनाया था 2014 का, जो टॉप था ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास था, उसके बाद 2021 का भी सेम टॉप था, तो उससे तो बहुत अभी ऊपर आ गया है। लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव ही है फार्मा को लेके। और आईटी को लेके स्पेशली मैं क्यों बोला था, क्योंकि जो अपना 21 का एक हाई था लाइक सिमिलर टू फार्मा सेक्टर, वैसे ही एक पैटर्न के साथ आईटी सेक्टर में मंथली कैंडल में ब्रेकआउट आया है। जैसे ही मंथली कैंडल पे ब्रेकआउट आता है, नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए चाहे स्टोरी कुछ भी बनता हो, पॉजिटिव ही हुआ है, क्योंकि हमने स्मॉल कैप में देखा है जैसे ब्रेकआउट आया था 2021 के बाद 60% रैली किया ओवरऑल इंडेक्स। मिड कैप में भी देखा है 40-60% रैली किया, लेकिन आईटी रैली नहीं किया। तो मुझे लगता है आईटी के अंदर मैं अगर एक स्टॉक के नाम बोलूं वो है विप्रो। विप्रो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एज पर द चार्ट, एज पर द वैल्यूएशन। तो विप्रो का अगर हम फंडामेंटल भी देखते हैं कि फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, और मुझे लगता है कि विप्रो का अभी रेट चल रहा है सर 313 के आसपास। मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 350 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए हमारे 420 के आसपास। और आईटी सर अभी लाइफ टाइम हाई हो रहा है, विप्रो के लिए अभी लाइफ टाइम हाई भी नहीं आया, ऑलमोस्ट 370 के आसपास अपना लाइफ टाइम हाई है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि हमारा पहला टारगेट 350 के आसपास आएंगे और उसके बाद अगर 370 के ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद नया हाईज बनते हुए दिखेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीना बाद
ये तो सर बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ रहा है विप्रो जैसे सेक्टर्स में, तो ऐसे क्लैरिटी आना ही है। तो आईटी को लेके मैं फार्मा को लेके भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं एग्रेसिव हूँ आईटी को लेके। और आईटी के अंदर अपना विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, सारे स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, लेकिन फंडामेंटल अच्छा वैल्यूएशन में आ रहा है सर अभी विप्रो। चलिए सर, आखिरी सवाल है आपसे। आप आईटी पे बुलिश हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि विप्रो पे पैसा लगाइए, 370 के ऊपर पार हो गया तो फिर तो नए हाई लग जाएंगे, तो 350 420 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। फार्मा पे भी आपका पॉजिटिव नजरिया है। लेकिन मेरा सर आखिरी सवाल है न्यू एज कंपनीज को लेकर, जो नए जमाने की कंपनियां हैं, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, मोबीक्विक, पीबी फिनटेक हुआ, ये स्टॉक आज इनमें काफी ज्यादा पिटाई देखने को मिली। इसमें आप चाहें तो होनासा कंज्यूमर को ऐड कर लीजिए, नाइका, फर्स्ट क्राई जैसी जो कंपनीज हैं, वो सारी नए जमाने की कंपनीज हैं, जिसमें डिलीवरी भी नाम आता है। इन स्टॉक्स की हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल काफी ज्यादा पिटाई होती हुई दिखी है सर। जिस तरह की पिटाई हुई है, और कुछ तो कंपनियां होंगी जो कि प्रॉमिसिंग आपको नजर आती होंगी इनमें से। सर देखिए, जोमेटो मुझे अच्छा लगता है, रिसेंटली नाम भी चेंज हुआ है जोमेटो का, सो इसका भी इफेक्ट आ जाएगा कुछ दिनों में। सो मुझे लगता है जोमेटो जैसे कंपनी जो अभी 215 रुपीज के आसपास मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत नीचे आ रहा है, तो आपको भी अलर्ट रहना है। कभी भी अगर जोमेटो जैसे कंपनी आपको 170 180 के आसपास मिले तो आपको लेना चाहिए। अभी फिलहाल इस करंट जोन पे नहीं है, क्योंकि मार्केट में लॉन्गर टाइम में थोड़ा नेगेटिव हो, तो थोड़ा आपको लोअर वैल्यूएशन मिलेगा। पीबी फिनटेक का अगर मैं बात बोलूंगा सर, अभी 1570 के आसपास आज अपना हाई था, अभी सॉरी अपना ओपनिंग था, तो अभी 1540 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो मुझे लगता है जो अपना आईपीओ हुआ था, आईपीओ के बाद जो एक हाई था ऑलमोस्ट 1460 1470 के आसपास एक लेवल था, तो मुझे लगता है एक बार आपको यहाँ से भी 100 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है। सो कभी भी अगर आपको मौका मिले कि 1480 से लेके 1470 इस लेवल पे आप बाइंग करके जा सकते हो। स्विगी के बाद मैं सर स्विगी को लेके अभी थोड़ा नेगेटिव इसलिए हूँ क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, और अपना कंपेयर टू जोमेटो मुझे जोमेटो अच्छा लगता है। और स्विगी के लिए मैं एक ही चीज बताऊंगा आपको, अपना जो आईपीओ हाई है, आईपीओ हाई के नीचे अभी ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से भी कितना नीचे जाएगा सर, ये तो बोलना मुश्किल है। वॉलेटाइल भी ज्यादा है जोमेटो से। देखिए जोमेटो का अगर आप चार्ट देखेंगे, आज ऑलमोस्ट 5% नीचे आया है, स्विगी का चार्ट देखेंगे 8% नीचे आया है। सो स्विगी टू मच रिस्की, एंड मुझे लगता है ज्यादा ओवर वैल्यूएशन भी है। सो इसीलिए स्विगी के साथ अभी मेरा एग्जिट करने का राय रहेगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 420 425 के आसपास, अभी उससे नीचे ट्रेडिंग हो रहा है। और मेरा मानना सर ऐसा है, कभी भी अगर कोई भी कंपनी आईपीओ अपना जो डे हाई है उसके नीचे चला जाता है, तो नेक्स्ट क्या पता हो कहाँ पे जाके बॉटम करे। और चार्ट में अभी डेटा नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा वेट करने का अभी इसमें राय रहेगा। फ्रेश बाय के लिए नो, अभी नो फ्रेश बाय। ठीक है, पीबी फिनटेक को आप 1480 से 1470 की रेंज में खरीदें। और फूड डिलीवरी कंपनीज की जहाँ तक बात है, तो सबसे ज़्यादा असर कह रहे हैं कि मुझे जोमेटो ही पसंद है। स्विगी से फिलहाल आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक मार्केट की ओवरऑल बात है, तो अगर आपको 100 रुपये लगाने तो आप जरूर 50 रुपये लगा सकते हैं, और अगले 50 रुपये स्टैगर्ड वे में अगले 4 से 5 महीने में आप निवेश करके चलें। और रेलवे शेयरों में जो पूरे निष्कर्ष बता रहा हूँ, जो हमारी पूरी बातचीत हुई है, 5 से 7% का और फॉल आ सकता है। वहां पे अगर आपको मिले तो जरूर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। कुछ चुनिंदा नाम भी आप चाहें तो कार्यक्रम में पीछे जाकर देख सकते हैं, आपको नाम पता चल जाएंगे जहां पे आप रेलवे शेयरों में निवेश करके चल सकते हैं। आईटी फार्मा पर पॉजिटिव नजरिया है, और अदानी ग्रुप में अदानी पावर एक स्टॉक है जो कि उनको पसंद है। बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी गई है। लोअर लेवल्स पर 8050 से लेकर 8000 की रेंज है, जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और बैंकिंग स्टॉक्स में सर कह रहे थे कि मेरा पॉजिटिव नजरिया है, जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की बात की गई थी, और उसके साथ साथ कोटक बैंक, दो नाम है जहां पे आप खरीदारी करें। 950 से के आसपास 960 से 950 की रेंज है एक्सिस बैंक की, जहां आप खरीदारी करें लंबी अवधि के लिए। और कोटक बैंक में 1870 से 1850 ये दायरा है, ये एक रेंज है, ये जोन है। अगर आपको इस जोन में मिलता है तो आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। और सीडीएसएल, बीएससी जैसी जो कंपनी है, इन पर भी पॉजिटिव नजरिया है कि फिनटेक में भी 950 से 960 की रेंज में मिले तो खरीदें, बीएससी को 5050 के आसपास। और सीडीएसएल में भी अगर 1170 से 1160 की रेंज मिलती है तो इस जोन में आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये आज के कार्यक्रम का निष्कर्ष है कि बाजार में गिरावट आई है, छोटी अवधि में कुछ बाउंस बैक आ सकते हैं, जैसा हमें सर ने लास्ट टाइम भी बताया था। लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए 21,400 का लेवल है। अगर 22,800 का लेवल टूट जाता है निफ्टी के ऊपर, तो 21,400 रुपए तक की जो एक डाउनसाइड है वो निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल बाजार में प्रेशर है, ट्रम्प साहब का असर है, जो टैरिफ है, एफआईएस की बिकवाली है, ऊंचे वैल्यूएशन है, इन सब का असर है। तो इसलिए अगर आप वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर आपको इंपल्सिव ट्रेड लेना ही है
तो थोड़ा पैसा अभी लगाइए, 4 से 5 महीने बाकी आधी रकम जो है उसको आप धीरे-धीरे बाजार में निवेश करके चलिए। लंबा नज़रिया रखिए, कम से कम 2 से 3 साल का पैसा बनेगा, नो डाउट। मार्केट का बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है, इसलिए अपना जो निवेश है उसको स्टैगर्ड वे में धीरे-धीरे आप बाजार में करिए और अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स में फिलहाल अगर आप रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रह सकता है। बहुत सारे सवाल हैं सर, अभी भी दर्शक अपने सवाल पूछ रहे हैं हमसे, अभी भी शेयर कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है अगर आप सुबह 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ें तो हम आपके सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा समय कम पड़ गया क्योंकि बाजार को भी डिस्कस करना था, काफ़ी सारे इश्यूज थे जो कि जानने बहुत ज़रूरी थे प्रदीप सर से। प्रदीप सर, आपका बहुत धन्यवाद, आज आप कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, मार्केट में जो पूरा सिनेरियो बन रहा है उसको हमारे दर्शकों को समझाने के लिए और बाजार में निवेश की रणनीति बनाने में मदद करने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? सर, जो भी स्टॉक्स में हमने रिकमेंडेशन दिया, ना ही हमारे क्लाइंट के पास, हमारे पास और हमारे कोई भी रिलेटिव और कोई भी एनालिस्ट के पास है। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी हमने बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन दिया है, फिलहाल ये तो एक जेनरिक व्यू है। आप आपके खुद के जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके ही काम कीजिए। थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमें देने के लिए। तो क्लोजिंग बस को हम यहीं पर समेटते हैं। आज केवल बाजार में जो गिरावट थी उसको ध्यान में रखते हुए और आपके सवाल